तो आज एक ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्लोजिंग पे। वार्म वेलकम एवरीवन। ओके, सो टॉपिक इज ऑन क्लोजिंग। ओके, सो जहां जहां पर आपके सेल्स में क्लोजिंग नहीं हुआ उसके एग्जांपल बताइए। हर कोई सेल्स में कहां कहां क्लोजिंग अटक गया, देखते हैं उसमें कोई थीम निकलता है क्या। जहां जहां सेल्स क्लोज हुआ, आप अग्री करेंगे कि थीम ये है, रिलेशनशिप था या रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। रिलेशनशिप नहीं भी था लेकिन ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो या तो रिलेशनशिप या तो ट्रस्ट। करेक्ट, ये कॉमन है। सेकंड, आपके पास एक ऐसी चीज है जो और कोई दे नहीं पा रहा है। हो सकता है उतने कम प्राइस में और कोई नहीं दे रहा है, उतने अच्छी क्वालिटी में कोई नहीं दे रहा है, खास एक फीचर आप फुलफिल करते हो जो और कोई नहीं कर रहा है। तो ये दो गेम है। ठीक है, जहां जहां सेल्स क्लोज हुआ, कहां कहां सेल्स क्लोज नहीं हुआ उसका एक स्टोरी बताइए हर एक। हाँ, मैं हाँ बताऊं। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, जैसे कि 3-4 महीने पहले चल रहा था एसटी कंज्यूमर के लिए होना उनके, और उनको लग रहा था 15 लाख रुपए करीबन लग रहा था। हाँ लेकिन वो सोच रहे थे कि इतना खर्चा करेंगे और बिल भी कंटिन्यू आएगा। तो ये उनको एक सजेशन देना हुआ कि एक प्लॉट के दो भाग अगर कर दिया जाए तो अलग हाँ कनेक्शन, ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिल सकता है वही रेट में, वही इसमें यूनिट रेट के हिसाब से। हाँ। तो उन्होंने समझ लिया बात, और सेल क्लोज हो गया इसमें। उन्होंने अभी एग्री करके एडवांस देके काम चालू करने के लिए बोल दिया इससे। नहीं नहीं, उल्टा एग्जाम्पल चाहिए मुझे, फेलियर का एग्जाम्पल चाहिए। जनरली जहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मेरा ना पिछला 1 महीने से तकरीबन 8-10 लोगों को मैंने प्रपोजल दिया है, बाकी जो ना कोई भी अभी तक जो ना क्लोज नहीं हो पाया। एक एग्जाम्पल बताओ ना पर्टिकुलर। एक पार्टी को मैंने उनको LIC के लिए प्रपोजल दिया, पूरा उनको अच्छा लगा, सारी बात हुई और आखिर में जो है ना उन्होंने कहा कि अभी सोच रहे हैं। हम्म। सारा तकरीबन 5 to 6 टाइम मीटिंग हुई, सारा वो सब कुछ बताएगा, सब कुछ समझाएगा, सारा उन्हें एग्री कर लिया, उसके बाद में फिर वो कि अभी सोचते हैं। सोचते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, और क्या एग्जाम्पल। दूसरा ये ओके, कंटिन्यू। ठीक है, तो सेल्स के एग्जाम्पल्स आप सभी अगर देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्लोज नहीं हुआ, तो कंसेप्ट आपको समझना है कि और जहां जहां क्लोज हुआ, तो कोई भी सेल ना तीन भाग में होता है। कई बार वो तीन एक साथ हो जाता है। वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ क्लोजिंग सेल्स। अक्सर तीन भाग का मतलब ये नहीं कि तीन मीटिंग हो सकता है, एक ही मीटिंग में ये तीनों भाग एक साथ आए। राइट। तो जो पहला सबसे मुख्य है वो है नीड्स। आपको कस्टमर का नीड समझना जरूरी है। फिर जो पीओसी की बात अंबर ने कहा, आपको ना कस्टमर को प्रूव करना होता है, और यहां पर सबसे बड़ा गलत सेकंड स्टेज में इश्यू है कि हम प्रूव नहीं कर पाते कस्टमर को। आपको प्रूव करना है, प्रूफ में ट्रस्ट बढ़ता है। पहला क्या है, नीड्स। सेकंड स्टेज है प्रूफ। थर्ड स्टेज है आपको रिस्क कम करना है, कस्टमर का डर कम करना है, रिस्क यानी फियर। तो ये तीन क्या है, नीड्स, प्रूफ एंड रिस्क, एनपीआर। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को। पहले आपको कस्टमर का नीड समझ के ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा नीड कैसे फुलफिल कर सकता हूं। फिर उसको उसको प्रूफ देना है, और आपको रिस्क कम करना है। यहां तक क्लियर है सभी को, इस पे कोई सवाल है। कोई भी आप सेल्स देख लो, अगर आपको क्लोज करना है तो तीन चीजें करना है। इसीलिए जो अमर चिल्का ने कहा, प्रूफ, उन्होंने किया प्रूफ पॉइंट, और वो प्रूफ कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होता, लेकिन कस्टमर को आपके बारे में कुछ पता चल जाता है, कुछ तो कन्विंस हो जाता है। ठीक है, अच्छा है कि अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग में। आपने नीड को पूरा समझ के सोल्यूशन को नीड के अनुसार दिया है क्या, कोई प्रूफ दिया है क्या। और आपको देखना पड़ता है, कई बार प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, अगर कस्टमर का कोई ऑप्शन नहीं, बट अक्सर प्रूफ देना होता है। तो
लीलाधर है, कपिल है, सर लीलाधर का नहीं एग्जाम्पल, तो इलेक्ट्रिक का है, कपिल का एग्जाम्पल है, या राम वर्मा का एग्जाम्पल, ऐसे जो टॉपिक्स है इंश्योरेंस वगैरह इन टॉपिक्स में, वहां पर क्या प्रूफ दे सकते हैं आप? अभी इसमें ना, मेरे जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन था उस पे एक शेयरिंग है। अभी एक मेरा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे कस्टमर को, जो अपने ब्लू कॉलर स्टाफ के लिए एक WC पॉलिसी और वर्कमैन कंपनसेशन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल, और कुछ उसको कंप्लायंस से रिलेटेड चाहिए। ही हैज स्टार्टेड ए न्यू वेयर हाउस। तो वहां पे उसका जो रिस्क है, एक्चुअली में वो रिस्क ये कम करना चाहता है कि कल को कोई स्टाफ के साथ हादसा होता है तो उसका कोई भी लाइबिलिटी मेरे पास ना आए। तो समहाउ जो हमारी 2 या 3 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी है उससे, वही सेम क्लाइंट उससे बड़े बड़े टिकट के मेरे पास कई प्रपोजल बिना कोई डिस्कशन के दे देता है, बट इस पे ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो समहाउ बैक ऑफ द माइंड कहीं मुझे अंदेशा ये हो रहा है कि शायद उसका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इससे उसका रिस्क पूरा कम हो जाएगा क्या? क्योंकि वो हाँ, उस मीटिंग के दौरान अपना जो कंप्लायंस देखता है उसको भी फोन करता है। वहां से 1-2 बार कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन भी आई है कि ऐसे नहीं, ये प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा या ये करेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टेड लेबर है, कुछ खुद के रोल्स पे है। सो वहां पे ये जो अभी आपने पॉइंट शेयर किया ना, डाउट क्लियर वाला, उसकी वजह से शायद अटका हुआ है। बढ़िया, ठीक है। तो मेरा सवाल का अभी ये जवाब दीजिए कि व्हाट अबाउट जहां पर ऐसे जो B2C है या कोचिंग कर रहे हैं कोई, वहां पर आप क्या प्रूफ दे सकते हैं? इंश्योरेंस का पहले बताओ, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड में कैसे प्रूफ दे सकते हैं? चलो नीड्स तो आपने एनालाइज कर लिया, वो तो सब आसान है, काफी हमने बात कर लिया। इसमें प्रूफ कैसे करेंगे आप? उसमें मेनली जो, या तो हमारा कोई सक्सेस स्टोरी है, या ऑलरेडी किसी की लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है ड्यू टू एनी प्रोडक्ट ऑफ नहीं, वो इंश्योरेंस, सब जैसे। नीड्स में हो गया, वो सब स्टार्टिंग में। हम्म। प्रूफ में, हाँ, प्रूफ में आप उसको और एक कस्टमर से मिला सकते हो, ठीक है, हाँ, और कोई प्रूफ का तरीका? हमारे पास जैसे किसी क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है, क्लेम सेटलमेंट का हाँ, कुछ एग्जांपल है। करेक्ट। तो उसमें कंसेप्ट ये समझना है सभी को कि आपको प्रूफ क्या देना होता है इंश्योरेंस के इसमें आपको प्रूफ ये देना होता है कि उसका आप एक बहुत अच्छे एजेंट हो जो अच्छा एनालिसिस करता है और उसको बेस्ट पॉलिसीज निकाल कर देता है। राइट, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स में भी मैं आता हूं। तो इंश्योरेंस में आप उनको ये बोल सकते हो, देखो आपके कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, वो रहने दो, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, हम्म। लेकिन आप मुझे आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज दे सकते हो कि मैं स्टडी करके बताता हूँ उसमें से कौन से पॉलिसी अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और कौन से पॉलिसी से जो अभी मत करो बट 3-4 साल के बाद निकाल लो, मैं आपको फ्री में स्टडी करके दूंगा हम्म। कुछ। और मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पास कन्वर्ट करो, ठीक है, बट आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का मैं आपको स्टडी करके दूंगा। सो ही हैज टू एक्सपीरियंस हाउ कपिल इज नॉलेजेबल। सेम यस। फॉर म्यूचुअल फंड से, आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिजर्व करके कंपनी है, वो क्या करता है, कैसे पूरा बेचता है म्यूचुअल फंड्स का, मैं आपको फ्री म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एनालिसिस का रिपोर्ट दे दूंगा, वो एआई को भी यूज करता है, आप भी कर सकते हैं। और उसमें जब वो आपसे सुनता है तो उसको क्लिक होता है। सिमिलरली विनय, आपके जो सेल्स है मैन्युफैक्चरिंग में जो अमर करते हो उसमें तो पीओसी है, विनय कोचिंग में है, भाविका कोचिंग ट्रेनिंग में है, संगीता, आप लोग जो सोच रहे हैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, फ्री कोचिंग, टेस्टर, राइट, जिसमें वो कस्टमर आपको एक्सपीरियंस करे, वो बहुत क्रिटिकल है। ठीक है दीपक, आप भी कोचिंग करते हैं तो, ठीक है, तो प्रूफ आपको देना है, और ये सब प्रूफ नहीं तो ये प्रूफ है ही कि आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मिल सकते हैं, वो प्रूफ है ही। ठीक है, जैसे अमर चिल्का ने भी कहा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इस प्रूफ पे भी कैसे देना है इस पर हम आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, नीड्स। नीड्स क्लियर हुआ, आपको कस्टमर का नीड समझना है, आपको उसको सोल्यूशन देना है, फिर आपको प्रूफ, और फिर आपको रिस्क उसका कम करना है। उसके माइंड में क्या चलता है, एनपीआर याद रखो, उसके माइंड में क्या चलता है, ऑर्डर देने के बाद या तो
अगर मेरे बॉस ने कहा कि तुमने ज्यादा पैसा दे दिया, अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम आया, उसको जो जो लगता है रिस्क, राइट, अगर और कोई वेंडर इसे सस्ता दे सकता है, कंपटीशन का रिस्क, आपको रिस्क कम करना है। ठीक है, तो पहले नीड समझना है, प्रूफ बढ़ाना है, रिस्क कम करना है। क्लियर? डन। नीड्स का जो मूवमेंट है वो समझने का मूवमेंट है, प्रूफ का जो मूवमेंट है वो आपको प्रूफ बढ़ाना है, और रिस्क का जो मूवमेंट है आपको रिस्क कम करना है। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लोजिंग में डन। ऑलराइट, तो कुछ प्रिंसिपल सभी समझ लेते हैं। कुछ क्लोजिंग में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि कई बार हम उन लोगों को बेचते हैं, यू कैन नॉट सेल टू समवन हु कैन नॉट बाय, गलत पर्सन को ही बेच रहे हैं, ये एक पहला प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि बिना नीड समझे हम बेचते हैं। यू हैव टू ऑलवेज डायग्नोस, पहले डायग्नोस करो, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है, तो सेल्स पर्सन डॉक्टर का काम नहीं करता है। थर्ड, हम पेन नीड्स को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। फोर्थ, कई बार कस्टमर टाइम पास करते रहता है, उसको एक्चुअली नहीं चाहिए होता है, तो वो आपको समझना है। ठीक है, तो इन इन प्रिंसिपल्स को अगर हम समझे, सारे प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स को समझो। पहला प्रिंसिपल क्या समझना है कि जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो एक्चुअली बायर है कि नहीं, ये सबसे बड़ी एक गलती होती है। ठीक है, इस पर किसी के पास कोई स्टोरी है? आप गलत पर्सन के पास ही बात करो, एंड में पता चलता है उसके पास पावर नहीं, बजट नहीं है। ऐसा हुआ है आपके पास? तो आपको, हाँ, तो आपको पता कर, अवॉइड स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु कैन नॉट मेक। और अच्छा, जरूरी नहीं कि वो पर्सन बायर हो, इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर भी है तो भी ठीक है, वो अपने बॉस को, जिसके पास पावर है, वहां तक आपको लेकर जा सकता है तो भी ठीक है। फिर आपको पता करना है कि रियली एक्चुअली, आप पूछना आपको कौन है, किसके पास बजट है, राइट। जैसे कोचिंग के केस में अगर आप बच्चों को बेच रहे हैं, तो एक्चुअली डिसीजन मेकर पेरेंट्स है, आपको वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो और जिसके पास पावर है उसके साथ डरने की जरूरत नहीं है, आपको उनको दिखाना है। तो ये पहला प्रॉब्लम आता है क्लोजिंग में। क्लियर हुआ? ऑलराइट, कुछ मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूं। दूसरा प्रॉब्लम आता है क्लोजिंग में कि हम बिना समझे डायरेक्ट अपना ही सोल्यूशन चिपका देते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट उसको ज्यादा सूट होता है वो समझना चाहिए। आपका पास्ट के एक्सपीरियंस के वजह से, डू नॉट गेट योर पास्ट एक्सपीरियंस गेट इन योर वे। हर कस्टमर को नया ट्रीट करो, डायरेक्ट फर्स्ट मीटिंग में ही सोल्यूशन मत दो। ठीक है, थोड़ा डायग्नोस करो, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट इज क्रिटिकल। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है नीड्स को लेकर। तीस नीड्स में और एक गलती क्या होती है कि हम पेन को समझ नहीं पाते, कस्टमर का पेन क्या है वो हम, और कस्टमर के साथ कभी भी पेन वर्ड यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है नीड। और आपका काम क्या है कि कस्टमर के पेन को नंबर में लेकर आना, जिसको हम कहते हैं सर्टा। सर्टा यानी कंपलिंग रीजन टू एक्ट। अब इसको थोड़ा हम समझेंगे। कस्टमर के पेन को नंबर में अगर आप ला पाए तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आसान से डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमारे का एग्जाम्पल काफी डिफिकल्ट है। पेन को आपको नंबर में, यानी आप पहले कस्टमर को मिलेंगे, फिर बोलेंगे मैं थोड़ा और मिलता हूं आपको, मैं थोड़ा आपका नीड समझता हूं, और आपको उसको एक नंबर में लेके आना है। ये अगर कर सकते, जरूरी नहीं हर टाइम हो पाएगा। ठीक है, नीड्स में आपको एक नंबर पर लेकर आना है। तो पहला आसान एग्जाम्पल इंश्योरेंस का लेते हैं। इंश्योरेंस में कौन सा नंबर दिखाते हैं सेल के लिए? सभी जानते हैं ये, बताइए। वेलकम हेमंत। हेमंत, वी आर ऑन क्लोजिंग टॉपिक and we are talking about identifying the pain of your customer and giving it a number. So इंश्योरेंस सेल्स में कौन सा नंबर देते हैं, बताइए कपिल। इन केस ऑफ एक्सीजेंसी यू विल गेट दिस मच ऑफ अमाउंट, क्लेम अमाउंट का नंबर देते हैं। हाँ, उससे भी इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है इंश्योरेंस में, विच इज दैट अगर आप मर गए कल, तो आपके फैमिली को कितना पैसा लगेगा, यस। वो जो कैलकुलेशन होता है, हाँ। राइट, कि आपके फैमिली के करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगेगा।
करेक्ट। करेक्ट। वो नंबर, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो अच्छा आपका एज ये है, ये बीमारियां होने की संभावना है, आपके फैमिली में क्या क्या बीमारियां हुई है पास्ट में। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर कोई मेडिकल इंश्योरेंस वाला आके 50 लाख का पॉलिसी, 1 करोड़ का पॉलिसी बेच के जाता है। आपसे उन्होंने हम्म। सुनना चाहिए, नहीं हो सकता है कि सर आप एक काम करो, आपसे आपका आप हट्टे कट्टे आप 50 लाख का ले लो, आपकी वाइफ के थोड़े इश्यूज है उनके लिए 1 करोड़ का पॉलिसी ले लो, एग्जाम्पल। राइट। हम्म। तो मेडिकल बिल कितना आ सकता है ये मेडिकल इंश्योरेंस में आपको दिखाना है, बिना ज्यादा डराए। इंश्योरेंस में लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा डरा देते हैं। ठीक है, हम्म। तो कस्टमर को भी ट्रस्ट फील होना चाहिए। तो इंश्योरेंस को तो सबसे आसान एग्जांपल है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। दी स्टेप बाय स्टेप में अलग अलग एग्जांपल, सभी कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के एग्जांपल दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड में आप क्या नंबर सेल्स में उनको दे सकते हैं? फर्स्ट मीटिंग में नहीं देना है, फर्स्ट मीटिंग में जाके समझना है, सेकंड थर्ड मीटिंग में देना है। क्या नंबर दे सकते हैं आप म्यूचुअल फंड में? उनके क्वांटिफाइबल बेनिफिट। उनके दो तीन जो गोल है, रिटायरमेंट होगा, बच्चों का हाँ शादी हाँ होगा, एजुकेशन होगा, हाँ या उनको फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस, मैं बोलता हूँ कि अर्ली रिटायर होना है तो ये आपका पर्पस आपको लगेगा। जैसे प्राइवेट में सैलरी पीपल ज्यादा मेरे क्लाइंट है, तो उनको उनका गोल होता है कि यार जल्दी रिटायर हो जाए, इतना दिन काम नहीं करना है, हम्म। तो उनका अर्ली रिटायरमेंट का कॉर्पस ऐसे बता सकते हैं। हाँ, और उसमें खास आपको ये बताना है कि म्यूचुअल फंड्स में भी तुम्हारे गोल्स कैसे अचीव होंगे, और उसमें खास कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। जिन्होंने म्यूचुअल फंड सही ऐड बनाया मेरे दोस्त है आशुतोष बिश्नोई, महिंद्रा म्यूचुअल फंड के सीईओ है। तो म्यूचुअल फंड सही है, सभी ने ऐड देखा ना, राइट। तो आपको उनको ये बताना है म्यूचुअल फंड सही क्यों है। मतलब देखो, तुमने अगर बैंक में इतना आपको एग्जांपल बता, तुम्हारे पास आज 10 लाख है, हर साल तुम एसआईपी में और 10-10 लाख बढ़ाते जाओगे। ये जो करंट 10 लाख है तुम बैंक में रखोगे तो इतना ही बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में इतनी बढ़ने की संभावना है, कमिटमेंट आप नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार आपके गोल्स मीट होंगे। आपको पूरा स्टोरी करके बताना, हाँ इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट। तो चलो, म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस का तो आसान है, पूरा खेल नंबर्स का है। अभी विनय, भाविका, इनके हालांकि भाविका आज नहीं है, उनके एग्जाम्पल पर आते हैं, ज्योति उनके एग्जाम्पल्स पर हम आते हैं, कोचिंग ट्रेनिंग, राइट, संगीता के। कोचिंग ट्रेनिंग में क्वांटिफाइबल इंपैक्ट क्या बताओगे आप? हम पेन के टॉपिक पर है। कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कंपनी को क्या लॉस हो सकता है। हाँ, तो आपको तो पहले नीड समझ के, अगर आप लीडरशिप ट्रेनिंग बेच रहे हैं तो देखो, आपके लीडरशिप में, लीडरशिप का अगर नई ट्रेनिंग हुआ तो इम्पैक्ट क्या है? एट्रिशन का प्रॉब्लम है। इम्पैक्ट क्या है कि करंटली जो एआई वगैरह आ रहा है उस वजह से आप कंपनी को अनसर्टेनिटी के साथ जूझने में कामयाब नहीं होंगे, राइट। और फिर आपको एक नंबर देना है। एक नए एम्प्लॉय को ट्रेन करने का खर्चा कितना ज्यादा होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पर ट्रेन करना ज्यादा आसान क्यों है, राइट। तो आपका एट्रिशन का कॉस्ट क्या है, ये आपको बताना है। या आपका एआई के वजह से आपका कंपनी पूरा डूब सकता है, आपको वो बताना है कि अगर एक एआई के वजह से एक कंपटीशन आपका जो पूरा मार्केट है अगले 2 साल में खा सकता है, तो पोटेंशियल मार्केट लॉस आपका सेल्स में इतना है, राइट। यू कैन लूज 20% ऑफ ए मार्केट शेयर। तो आपको लीडरशिप कोचिंग इसमें कंपनीज में या इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, अभी अमर के एग्जाम्पल पर हम आएंगे। आपको एक बिजनेस का पेन को लेकर उसमें नंबर बताना है। इट कैन बी अट्रीशन, इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी, इट कैन ऑल्सो बी अ नंबर ऑन, ये आपका टीम अगर मिलकर अच्छा रिजल्ट ला पाए तो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी को भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया B2B में। B2C कोचिंग में क्या नंबर बताएंगे आप? B2C कोचिंग मतलब कि हेमंत पवार अमर चिल्का को, हम अमर का एग्जांपल सेल्स में एग्जांपल है, हेमंत पवार विनय बब्बर को कोचिंग दे रहे हैं और कोचिंग पर बात कर रहे हैं। ठीक है, या संगीता किसी बच्चे के पेरेंट के साथ कोचिंग पर बात कर रही है, तो क्या नंबर बता पाएंगे?
गो अहेड। कि ऐसे केस में क्या नंबर बता। आपका बिजनेस का टर्नओवर कितने टाइम्स बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़िया। और दूसरा, और अगर वो टर्नओवर नहीं है तो, बिजनेस नहीं, सपोज विनय कंपनी में काम कर रहे तो। तो आप आपका प्रमोशंस कितने जल्दी ला हाँ, सकते हैं? बट विनय को, और विनय का प्रॉब्लम रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। वो है आपके पास ये- रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या करोगे आप? तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप आपका नंबर रिलेशनशिप? बताओ। अच्छा, नंबर। रिलेशनशिप में नंबर बताओ। जो उसका डिस्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसका, उसकी प्रोडक्टिविटी में, नंबर, नंबर किधर है रिलेशनशिप में नंबर? उसका टाइम लॉस हो रहा है जो, उसका जो। हाँ, टाइम लॉस। या अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि देखो, आपको इंटरनेट में नंबर्स मिल जाएंगे ना, कि पुअर रिलेशनशिप की वजह से लोगों का करियर में लॉस होता है, और करियर में फिर वो पर्सन डिस्ट्रैक्टेड रहता है पूरा, और आपका होता है कि आपको पहले पूछना पड़ेगा, राइट? या बिजनेस में उसका इम्पैक्ट ये होता है, हेल्थ में ये इम्पैक्ट होता है। ये आज साइंस प्रूव कर चुका है ना कि हेल्थ का नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू नहीं, नंबर वन गुड हेल्थ का प्रेडिक्शन, लॉन्ग हेल्थ का प्रेडिक्शन ये है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं कि नहीं। तो आपकी आयु 5 साल से बढ़ सकती है, और आपको ये नहीं बताना है कि मैं बढ़ाऊंगा आपका आयु 5 साल से। देखो, डेटा ये कह रहा है, आपको इस पर इंटरनेट पे मिल जाएगा कि हाउ रिलेशनशिप्स कैन सॉल्व फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है? तो आपको सोचना है, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझसे चैट पे बात करो ग्रुप में, बाकी सभी हेल्प करेंगे। तो ये होमवर्क तो है ही कि हर एक पर्सन अपना नंबर लेकर बता पाए। ठीक है? डन। लीलाधर, कोई नंबर सोचेंगे आप? हाँ। और अमर का सबसे डिफिकल्ट है, इन वे पीओसी की वजह से आसान भी है। तो ऐसा जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, आपकी गाड़ी आई है? तो नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बात है प्रोडक्ट्स मेरी। में, ओके। भाई दूध मैन्युफैक्चरिंग ले रहे, भाई प्रोडक्ट्स में डेली नंबर चार्ट ले कैसे जाएगा। बताएंगे? क्यों? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में नंबर कैसे बता पाएंगे आप? सपोज आप किसी को एक प्लांट दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं, तो उसमें क्या नंबर बता पाएंगे? सोचो। आप एक लेथ मशीन दे रहे हैं, तो उसमें क्या नंबर बता पाएंगे? मतलब सपोज एक मशीन दे रहे हैं जो काटता है, चीजों को काटने का मशीन दे रहे हैं बड़ा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएटेड इन। हाँ, उसमें किसके साथ कंपेयर करना है? तो जो चल रहा है अभी इससे, और तुम करेक्ट। कितना प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, यस, आरओआई जिसको ये कहते हैं। मशीन। हाँ। आरओआई, और उसमें भी खास आरओआई कौन सा? यानी तुम आज ये मैन्युअली कर रहे हो, मेरा कटिंग मशीन लेने के वजह से तुम ज्यादा कितने प्रोडक्ट्स बेच पाओगे मार्केट में? एक तो ये नंबर, राइट? तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा, तो तुम मार्केट में ज्यादा कितना बेच पाओगे, कितना फास्ट आप कर पाओगे, एक नंबर ये। दूसरा नंबर ये, कंपटीशन जो है आपको केवल 2x आरओआई देता है, मैं 3x दे सकता हूं। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? यही मशीन कंपटीशन से आप 10 लाख में खरीद सकते हो, लेकिन उस मशीन का स्पीड इतना ही है। मेरा 15 लाख का मशीन है, लेकिन मेरा स्पीड कंपटीशन से डबल है। मैं तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इतने नंबर से बढ़ा सकता हूं। ठीक है? तो बिजनेस केस में आपको एक आरओआई कैलकुलेटर बनाना रहता है, और वो लीडरशिप कोचिंग में भी एप्लीकेबल है विनय, कि अगर आपने मुझे 10 लाख रुपए मेरे ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? ठीक है? और कंपटीशन अक्सर कितना देता है? मैं आपके 2 बिजनेस गोल्स और 2 बिहेवियरल गोल्स अचीव करके दूंगा, उसका ये कोई कंपटीशन नहीं करता है इस प्रकार। तो इसको कहते हैं सर्टा, कंपेलिंग रीजन टू एक्ट। कंपेलिंग सिंपल में नंबर एक बताना है। इस पर कोई सवाल है? पूरा खेल इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर में केवल नॉर्मल इंटरनेट का नंबर नहीं, उसको मनन करके कंपटीशन से आपका बेटर नंबर क्या है वो बताना है। और ये आपके लिए होमवर्क है, हर एक को सोच के ये बताना है। क्लियर है? डन। सबको क्लियर है? क्या नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे आप? ठीक है?
तो खेल इसका है, पूरा खेल इसका है। तो क्लोजिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। ऑलराइट, ग्रेट। अब मेन कंसेप्ट ये तीनों फेजेस का कुछ इस प्रकार है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आप समझ पाओगे आसानी से। वॉच दिस स्लाइड केयरफुली। ये आखिरी स्लाइड है आज के लिए। स्टार्टिंग में कस्टमर का जो हाईएस्ट होता है वो उसका नीड होता है। कस्टमर का हाईएस्ट जो स्टार्टिंग में कि मेरे नीड्स को, आपको फेज वन में उसका नीड समझना है, यानी नीड्स ऊपर जा रहा है, राइट। फेज वन में आपको नीड समझना है, तो फेज वन में पूरा टॉकिंग नीड्स के बारे में करो। फेज वन में कॉस्ट के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फेज वन में रिस्क के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वो सब नीचे। फेज वन में नीड सबसे ऊपर है। फिर उसको फेज टू में प्रूफ दो। ये जो नंबर दे रहे हैं उसका प्रूफ दे सकते हो तो बहुत बढ़िया। फेज टू पूरा प्रूफ का खेल है। फेज टू में भी नीड्स की बात मत करो, नीड्स की बात कर चुके हैं ना आप। अभी आप प्रूफ की बात करो, और थोड़ा थोड़ा रिस्क की भी बात कर सकते हैं आप। प्रूफ में ये प्रूफ कर सकते हैं कि रिस्क तुम्हारा कम कैसे होगा। और फेज थ्री में आपको एक ही बात करना है, नेगोशिएशन के टाइम पर आपको एक ही बात करना है कि तुम्हारा रिस्क मैं कैसे कम कर सकता हूं। नेगोशिएशन इज ओनली अबाउट रिस्क। ये आज का अगला टॉपिक है। नेगोशिएशन इज ओनली अबाउट रिस्क। ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? रिस्क में आपको कंपटीशन का रिस्क भी देखना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। नीड में आपको नंबर बताना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? नीड पहले समझना है और उसको एक नंबर पे लेकर आना है। नीड में कोई सवाल है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत आसान करके मिल जाएगा आपको। नीड फेज तब खत्म होता है जब आप कस्टमर को नंबर बताते हो उसका नीड समझने के बाद। इस पर कोई सवाल है? इज इट टॉपिक ऑफ नीड्स क्लियर? यस, नो? इसमें इंश्योरेंस के केस में सर उसको फर्स्ट मीटिंग में अगर हम ये बताएं कि आपको इतने करोड़ का सम एश्योर्ड चाहिए, तो तुरंत पूछता है कितने का कॉस्ट आएगा। तो वहीं पे करेक्ट। जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी प्राइसिंग फर्स्ट मीटिंग में अवॉइड करना है। हाँ, तो दो प्रकार के प्राइसिंग होते हैं। आप इंश्योरेंस के केस में तो मार्केट में जो प्रीमियम है वो तो खुद भी ढूंढ सकता है, राइट, कितना प्रीमियम आएगा। तो वो आप उस वो बोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन वो कैसे आपको बोल के बोलना है। लेकिन मैं आपको और भी आइडियाज दूंगा कि कैसे इस प्रीमियम को कम किया जा सकता है, ऐसा। ओके। प्राइसिंग पर ऐसा नहीं कि देखो, प्राइसिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते। कई बार विनय हम्म। भी कहीं पर जाते हो बोलते हैं कि नहीं पहले प्राइस बताओ। आप अवॉइड नहीं कर सकते, रेंज बता दो। फर्स्ट मीटिंग में रेंज बता सकते हैं आप, या एक प्राइस दे हाँ सकते हैं, बोल सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सा वैलिड है। ठीक है। हाँ, हाँ, हेमंत मतलब बताइए। रेंज बता सकते हैं इतने से इतने के बीच में आ रहा है। मैं हाँ, आपको ये बता दूंगा कौन सा कंपनी का आपको सूट करेगा जहाँ हाँ, पे आपको एक बेस्ट वैल्यू मिल सके। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। और आपको आके 1 करोड़ चाहिए क्या, वो भी थोड़ा स्टडी करेंगे। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ हेमंत। ठीक। हाँ सर, कुछ अभी मेरे एज में से जो लोग हैं, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो वो अभी वो भी 55-60 है समझ लो। तो उनका अभी नीड ही खत्म हो गया है। उनके बच्चे फॉरेन में चले गए, उनका अभी वो बोले क्या करेंगे देख देख के कि हमारा इतना ही रूम है उतना ही है। तो उस केस में कैसे नीड इस्टेब्लिश करें? नहीं देखो, हर एक के नीड्स, फिर उनके ऐसे जो लोग हैं जिन 55-60 है, उनका नीड्स है ना, हेल्थ के लिए जो कॉस्ट आ रहा है, हेल्थ के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, उस प्रकार चला है आपको वो। उनके देखो, हर एक के कुछ ना कुछ तो नीड्स है ही। अगर लाइफस्टाइल एंजॉय करने का नीड नहीं है, ट्रैवल का नीड नहीं है, कम से कम हेल्थ का तो नीड है ही। आपको बात करके निकालना पड़ेगा कि हाँ आपको ट्रैवलिंग में मजा आता है क्या। अगर हर चीज नहीं बोलता है लेकिन हेल्थ का तो नीड है ही ना। ये म्यूचुअल फंड में बात कर रहा अरे हूँ। हाँ, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो इंसान को अगर एक बड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया तो उसको पैसे लगेंगे ना उसके लिए। हम्म। तो आपको उस तरफ उसको लेकर जाना है नहीं, उतना कि कॉर्पस तो उसका ऑलरेडी समझ लो 5 करोड़ का कॉर्पस हो गया, तो कितना लगेगा ये? एआई के दुनिया में कल, एआई के दुनिया में इस अनसर्टेनिटी में ये जो वॉर चल रहा है, कल अचानक मार्केट गिर गया तो क्या करेंगे आप, राइट। तो उसका एक बेसिक इनकम का तो उसका नीड है ही ना। एक खाने का तो नीड है ही, हेल्थ का तो नीड है ही। मैं तो कह रहा हूँ बड़े नीड्स भी है, ट्रैवल के भी नीड्स है और भी गोल्स है, बट आप बोल रहे हो कि गोल्स बाकी नहीं है उसके पास। लीगेसी का बोल सकते हैं उसको। हाँ, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हम्म। बट कुछ ना कुछ नीड हमेशा रहता ही है।
वरना वो आपसे बात क्यों कर रहा है? और मुझे मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि उनके साथ फाइनेंस के बारे में बात न करते हुए उनके जो, अब जैसे बोल रहे इंटरेस्ट ट्रैवल है, यार चलो यार जाएंगे ट्रैवल, या ट्रैवल के ऊपर बात करना है, सिर्फ बात भी किया तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार ओके ओके, तो हाँ, रिलेशन। अगर उसको क्वांटिफाई करके या कोई एग्जाम्पल से आप अगर बता सकते हैं, तो आजकल तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स आते हैं ना, जिसमें आप आपका ट्रैवल के लिए कितना खर्चा चाहिए गोल डालते हो, फिर वो बोलता है कि इतना अपने इन्वेस्ट करने से हाँ हाँ आपको हाँ, ये गोल आप उसमें से अचीव कर पाएंगे। SWP देके उनको वो प्लान सजेस्ट कर करेक्ट। सकते हैं। ठीक है। तो नीड्स तो को नंबर पे लेके आना, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, डन। ऑलराइट। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रूफ। ठीक है। तो आपको उनको कोई तो एक एक्सपीरियंस देना है, या प्रूफ यानी आपको एक एक्सपीरियंस देना है। और प्रूफ में भी जो नीड का नंबर है उसका प्रूफ दे पाए तो बहुत बढ़िया, वो अक्सर हो नहीं पाता है। ठीक है, आप नीड पे कोई तो एक नंबर दे दो, और प्रूफ में आप कैसे बेटर हो आपको ये प्रूव करना है। वाई बाय फ्रॉम यू। नीड का क्वेश्चन क्या है? नीड का क्वेश्चन है वाई बाय एट ऑल, खरीदना ही क्यों है। प्रूफ में आपको क्या क्वेश्चन का आंसर देना है? वाई बाय फ्रॉम यू, आपसे क्यों खरीदे और किससे क्यों नहीं खरीदे। ये प्रूफ, आपको ये प्रूफ देना है। देखो, बाकी भी म्यूचुअल फंड वाले, बाकी भी कोचेस है, मैं खास क्या कर सकता हूं, ये प्रूफ करना है आपको। तो कोचिंग में तो आसान, एक फ्री कोचिंग दे दो। ठीक है, पीओसी दे दो। और पीओसी भी फिर गलती क्या होती है इसमें, जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बताया, कि हम हर एक को पीओसी देते बैठ रहे हैं, हर एक को फ्री कोचिंग देते बैठ रहे हैं। वो नीड्स में ही स्टडी कर लो कि किसके पास वाकई पैसा है, बजट है, वाकई ये डिसीजन मेकर, उसी को पीओसी दो ना। अगर कपिल चावला स्टडी करके उसका पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देने वाले हैं, ताकि, या उसका इंश्योरेंस एनालिसिस करके देने वाले हैं, ताकि वो देख पाए कि कपिल बेटर कैसा है। पीओसी इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हेमंत अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देने वाले हैं, तो हर एक को तो नहीं देना है, किसको देंगे? विनय, फ्री टेस्टर किसको देंगे? जिनको जिनको जो एक तरीके से रेडी हैं, और कुछ। रेडी है तो उस कैसे भापेंगे आप? तो प्रूफ में ये भी गलती होती है। देखो, तीन ही टॉपिक है, एक टॉपिक नीड का है, एक टॉपिक प्रूफ का है, एक टॉपिक रिस्क का है। नीड में आपको एक नंबर पे लेके आना है। प्रूफ में आपको उनको एक्सपीरियंस देना है, लेकिन कौन से कस्टमर्स को आप एक्सपीरियंस देंगे? गलती इसमें क्या होता है, हर कोई हर कस्टमर को बैठ के प्रूफ दे रहा है, वो भी नहीं करना है। जब नीड में आइडेंटिफाई जब हम कर लेते हैं कि ये इनकी नीड है, तो उसके बेसिस पे हम लोग उनको उनके उनके क्या एक्सपीरियंस चाहिए वो पता चल जाएगा हमारे को। नहीं, नहीं, ये आंसर नहीं है। अब बाकी लोग बताइए। हाउ टू डिसाइड विच कस्टमर आई शुड टेक टू पीओसी एंड विच कस्टमर आई शुड नॉट। पीओसी मतलब प्रूफ मैं कौन से कस्टमर को दूं और कौन से कस्टमर पे प्रूफ देने का वेस्ट नहीं करूं। हर एक को प्रूफ मत दो। बोलो। क्वालिफाइड। मैं दे, क्वालिफाइड, करेक्ट, क्वालिफाइड यानी ऐसा कस्टमर जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वाकई नीड है, आपको घुमा रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है, ऐसा तो लोग कभी कभी लोग करते हैं। और उसको देना है अपने दोस्त को ऑर्डर, आपको आपसे सिर्फ टाइम ले रहा है, ये कर नहीं, तो आपने खुश होना चाहिए। गलती क्या होता है कि सेल्स में लोग कहते हैं कि अरे, मैंने उसको इंफॉर्मेशन सब दिया, लेकिन वो पर्सन ने फॉलो अप ही नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, यानी उसको नीड नहीं है। खुश हो जाओ अभी। अगर पर्सन के पास वाकई नीड है और पैसा है, डू नॉट गिव प्रूफ टिल यू आस्क फॉर बजट। और इतना एक्सपीरियंस मैं इतने लोगों को सिखाता हूं, इसके अलावा भी रिसेंटली मैं एक डील में इन्वॉल्व था। एक कंपनी है पूना में, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। उन्होंने मुझे और स्वप्निल को फोन किया, और उन्होंने कहा कि आप डिजाइन थिंकिंग हमारे लिए आकर ले सकते हैं क्या। अब मैं डिजाइन थिंकिंग आईआईटी दिल्ली में सिखाता हूँ। तो हमने उनके एलएनडी और एचआर मैनेजर से बात किया।
तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप ये 5 फेजेस करो, ये करो, वो करो, आप हमारे लोगों से पूरा डिजाइन थिंकिंग को एक्सपर्ट बनाओ, प्रोडक्ट। फिर मैंने ही बताया कैसे कर सकते हैं, और मैंने और स्वप्निल ने उनको 20 लाख का प्रपोजल भेज दिया 2 ट्रेनर्स के साथ। फिर उनका फोन आया कि नहीं नहीं, 20 लाख नहीं, आप 2 ट्रेनर्स की जरूरत क्या है। तो ठीक है, फिर हमने थोड़ा स्कोप कम करके कुछ पहले हमने उनको एक 5 डेज का दिया था, उसको और भी कम करके छोटा एक प्रपोजल भेज दिया 6.5 लाख का। फिर बहुत दिनों के वो वापस आए और उन्होंने कहा कि आप है ना, यही सब जो कर रहे करो, लेकिन आप 1.5 लाख में करो, हमारे पास बजट 1.5 लाख ही है। तो हमने तो मना कर दिया इसमें, लेकिन लेसन क्या है, बजट पहले नहीं पूछा हमने। हमने बजट नहीं पूछा पहले, राइट। और दूसरा गलती ये कि हमने बजट पूछने में उनको प्रूफ नहीं दिया, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमने इनको इतना ही प्रूफ दिया था कि आप हमारे, मतलब हमने प्रूफ ये दिया कि आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात कर सकते हो, लेकिन उनको एक टच पॉइंट नहीं दिया। लेकिन अगर हमने पहले ही पूछा होता बजट कितना है, और उन्होंने कहा कि उनका बजट 1.5 लाख ही है, तो 1.5 लाख के लिए तो मैं मेरा टाइम स्पेंड नहीं करता हूं, राइट। 1.5 लाख ही है तो फिर प्रूफ दूंगा ही नहीं ना, देना ही नहीं चाहिए। ओके, सो ये गलतियां होती है सेल्स में। कई बार वो कस्टमर फास्ट फोन करता है, आप बहुत एक्साइट हो जाते हो, प्रपोजल मांगता है, ये सब जानने के बावजूद भी मैंने गलती की। गॉट इट। तो आपको ये देखना है कि कौन ये कस्टमर के पास वाकई पावर है क्या, पैसा है क्या, फिर ही उसको आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देने वाले हो। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते वक्त सब बात कर लो। अगर आप उसको पीओसी दे रहे हैं तो बात कर लो, कि तभी बात कर लो कि देखो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर आप खरीदेंगे ना, तो इतने में इतना रेंज आएगा आपको। फिर मैं स्पेंड कर रहा हूं टाइम फ्री कोचिंग में, उस कोचिंग कॉल के एंड में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी जो गलती होती है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद, अमर का भी एग्जांपल है, कस्टमर आपको लटकाता है, ऐसा होता है क्या? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिया आपने, यानी आपने फ्री कोचिंग भी, टेस्टर भी दे दिया, फ्री कोचिंग भी कर दिया, कपिल ने फ्री पोर्टफोलियो एनालिस्ट भी कर दिया, हेमंत ने गोल्स एनालिस्ट भी कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद कस्टमर बोलता है बाद में, बाद में, बाद में। ऐसा होता है प्रूफ के बाद में। तो पहली गलती प्रूफ में ये होता है कि हम किसको प्रूफ देना है इसके बारे में क्वालिफाई नहीं करते हैं, हर एक को प्रूफ देते नहीं बैठना है। दूसरी गलती ये होती है कि प्रूफ देने के पहले हमने ये बताया नहीं होता कि अगर ये प्रूफ सक्सेसफुल हो गया तो तुम क्या करोगे। तो ऐसे केस में विनय के लिए, भाविका के लिए ये हो सकता है कि देखो हम आपको आके एक फ्री वर्कशॉप देंगे, और उस फ्री वर्कशॉप का कॉस्ट, फ्री वर्क एक्चुअली कॉस्ट उसका 2 लाख है या 1 लाख है, ठीक है। और आपने अगर नहीं दिया तो मैं आपको बिल भी भेज रहा हूं, अगर आपने आगे का ऑर्डर दिया मुझे तो ये 1 लाख में चार्ज नहीं करूंगा, राइट। और ये आगे का ऑर्डर आपको मुझे 3 महीने के अंदर देना है, 3 मंथ्स के अंदर। तो इस प्रकार भी आप प्रूफ के पहले ही कस्टमर से कमिटमेंट ले सकते हो। आइडियल कमिटमेंट क्या होगा? प्रूफ का पैसा चार्ज करो और कस्टमर को बोलो तुमने अगर मेन सेल दिया तो मैं प्रूफ का ये पैसा तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा। अक्सर ये हो नहीं पाएगा। तो कम से कम इतना तो बात कर लो ना प्रूफ में, कम से कम इतना तो बात कर लो कि अच्छा अगर ये प्रूफ सक्सेसफुल हुआ, चलो मैं फ्री में दे रहा हूं, अगर ये प्रूफ सक्सेसफुल हुआ तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये फ्री में टाइम दे रहा हूं। तो लोग ये सेकंड गलती करते हैं कि लोग क्लियरली ऐसे बात नहीं करते हैं। कपिल को ये बोलना है, हेमंत को बोलना है, मैं आपका फ्री पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दूंगा, मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि वो एनालिसिस करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे यस या नो बोलो कि आप मेरे साथ करने वाले कि नहीं। आप नो भी बोल सकते हो, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मुझे डिसीजन चाहिए सर, मैं ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस दे रहा हूं उसका फीस मुझे ये चाहिए आपसे।
गॉट इट? क्लियर? व्हेन आई विल से हाँ मैं आपको फ्री टेस्टर करूंगा, बट मुझे एक हफ्ते के अंदर आप प्रपोजल का, या एक एक महीना भी लो, 3 महीना भी लो, जो भी है, विद इन 1 मंथ आई नीड yes or no on my proposal. Clear? Otherwise I'm not going to do the tester. So that's very important. इसको एक विजुअल रूप में समझेंगे। यहां पर क्या गड़बड़ होता है, क्यों ये नहीं हो पाता है, तो एक विजुअल मैंने बनाया है, 1 मिनट। हाँ, विच वन इज यू, विच वन इज कस्टमर? बड़ा आप है, छोटा आप है, छोटा कस्टमर है, बड़ा कौन कौन है, कौन है किधर, बताइए। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? कस्टमर बड़ा है या उनसे मांगने वाला छोटा है? बढ़िया। और कोई आंसर? सर हम बड़े हैं, ऐसा हमारा हम्म इंटेंशन होना चाहिए कि हम देने वाले हैं। बढ़िया। और कोई आंसर? क्योंकि हम कस्टमर का नीड फुलफिल कर रहे हैं, उनका ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, तो हम बड़े हैं। और कोई आंसर? तो देखो ये थोड़ा, दोनों दोनों बराबर भी हो सकते हैं। हाँ मैंने थोड़ा ट्रिक किया आपको, ये बड़ा छोटा सोचने के लिए, लेकिन जो लीलाधर ने स्टार्टिंग में कहा वही गड़बड़ होता है, कि अक्सर हमें लगता है कस्टमर बहुत ऊपर है, राइट? तो आप अगर ये क्लियर है कि हम दोनों बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नीड है, मैं फुलफिल कर रहा हूं, हम दोनों इक्वल है। अगर आप दोनों इक्वल है और आप उसको फ्री में पीओसी भी दे रहे हैं, आप उसको फ्री में प्रूफ दे रहे हैं, तो कुछ मांगो ना, इक्वल है ना आप। अरे आप कितना ही बड़े महान, नहीं, रिलायंस भी कस्टमर क्यों ना हो। आर विद मी ऑन दिस? ठीक है? अगर आप फ्री में टाइम देने वाले हैं या प्रूफ भी देने वाले हैं, प्रूफ में आप उसको अपने कस्टमर से भी मिलाने वाले हैं, आप उसको फ्री में टाइम नहीं दे रहे, बोले मेरे इस कस्टमर से बात कर लो, वो भी प्रूफ है ना। उस सब में तो टाइम तो जा रहा है आपका, तो आपको कुछ मांगना है प्रूफ के पहले। आज आप ये भी एक लेकर गए। नीड में आपको क्या करना है, बताओ सभी, नीड में क्या करना है, नीड में क्या करना है, एक नीड में नंबर पे लेके, एक नंबर नंबर पे पे लेके। लेके आना है, नीड में। प्रूफ में क्या करना है? किसको प्रूफ देना है ये एक्सपीरियंस देना, क्वालिफाई करना है। हाँ, और दूसरा, एक्सपीरियंस देना, एक्सपीरियंस। और प्रूफ के पहले मांगना है। प्रूफ किसको देना है, इस पे मनन करके प्रूफ के पहले कुछ मांगना है। प्रूफ के पहले ये मांगना है कि ये प्रूफ सक्सेस हो गया तो फिर क्या। ठीक है? यानी प्रूफ को आप ऐसे समझो, एंगेजमेंट है ये। जिस लड़के या लड़की से आप एंगेजमेंट करते हो, आपकी बातचीत होती है कि नहीं होती है, कि हम शादी करेंगे, शादी के बाद मेरे फाइनेंशियल नीड्स क्या है, तुम मेरे घर पर आओगी, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, ये सब थोड़ा बात करते हो कि नहीं करते हो फ्यूचर के बारे में? कि ऐसे ही बोलते हो, चलो पहले एंगेजमेंट करते हैं, फिर देखते हैं शादी करेंगे कि नहीं, ऐसे करते हैं क्या? नहीं। गॉट इट? अगर एंगेजमेंट तक बात पहुंची तो आप एंगेजमेंट कर रहे हो, तो कुछ तो शादी की बात करेंगे ना। फिर एंगेजमेंट, यानी टाइम है शादी के लिए, टाइम है, तब तक एंगेजमेंट कर रहे हैं, फिर हम बाकी सब कर रहे हैं। बट एंगेजमेंट का मतलब आप शादी के बारे में बात करते हो ना, सेम। आर यू विद मी ऑन दिस? डन? बोथ आर इक्वल। क्लियर? ऑलराइट। सो प्रूफ इज द सेकेंड पॉइंट। नीड में गलती होती है कि हम नंबर पर नहीं लेके आते हैं। प्रूफ में गलती होती है, दो गलतियां होती है, किसी भी पर्सन को हम प्रूफ देते हैं, हर एक को देते बैठ रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और प्रूफ में हम पहले ही बोलते नहीं है कि ये प्रूफ सक्सेसफुल हो गया तो क्या। डन? फिर आता है रिस्क। अच्छा, अभी प्रूफ हो गया सक्सेसफुल, आपने पहले उसके माइंड में बोल दिया, अब फिर भी कस्टमर को थोड़ा डर लगता है, करे ना करे, क्वालिटी का रिस्क, आफ्टर सेल सर्विस का रिस्क,
कंपटीशन का रिस्क, इससे सस्ता में मिल सकता है क्या रिस्क, प्रूफ मिलने के बाद उसका दिमाग खुलता है। अभी वो तो कन्विंस हो चुका है, वो सब कन्विंस हो चुका है आपसे, लेकिन उसको ये भी समझा कि मुझे खरीदना है। तो नीड आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई बाय एट ऑल, प्रूफ आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई बाय फ्रॉम यू। रिस्क में आपको क्या करना है, व्हाई बाय नाउ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी कस्टमर कन्विंस्ड है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे लेना है, और आपको बाकी कस्टमर्स के पास भी वो रेकमेंड करेगा क्योंकि आपका प्रूफ बहुत उसको पसंद आया। अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है, अब भी करूं क्या शादी, अब भी करूं क्या मैं, एंगेजमेंट भी हो गया है, वो अभी सोच रहा अभी शादी करूं कि नहीं, कि बाद में क्यों नहीं शादी कर सकता, अभी क्यों करूं। डन। तो जो रिस्क का आपका स्टेज है, आपको कौन सा रिस्क कम करना है, बाद में लेने का जो कस्टमर सोचता है वो, अभी मैंने किया तो क्या रिस्क है, उस रिस्क को आपको निकाल देना, तो तभी तुरंत करेगा ना। अभी खरीदने के आड़े में क्या क्या रिस्क आता है, ये रिस्क पर कोई फोकस नहीं करता है। ठीक है, वाई बाय नाउ, तुरंत एक्शन क्यों ले। और वहां पर जो नीड में आपने नंबर क्वांटिफाई किया वो काम में आएगा, क्योंकि विनय बताएंगे कि देखो हर महीने आप डिले करोगे, आप इतना अट्रिशन होगा। ठीक है, तो रिस्क के टॉपिक पर हम जाएंगे। रिस्क में अलग अलग रिस्क है, मेनली तो प्राइसिंग पे बहुत नेगोशिएशन होता है, करेक्ट। कंपटीशन का एक रिस्क आता है। तो रिस्क के केस में नेगोशिएशन क्या करें हम, रिस्क मतलब नेगोशिएशन। ठीक है, तो नेगोशिएशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन, गो अहेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेगोशिएट। दोनों का विन विन बेनिफिट। करेक्ट, गुड, एनी अदर आंसर। What is the benefit that I will get, they will get after agreeing to गिव what एंड टेक। our offer is? गुड, नहीं तो नेगोशिएशन का मतलब है अग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। हम आगे बिजनेस कैसे करें, शादी के बाद जिंदगी कैसी होगी, वो डिस्कस करना। ठीक है, Hmm. यानी प्रूफ में एंगेजमेंट हो चुका है, जिसमें इतना तो है कि हाँ, ये इस पर्सन के साथ मैं, अगर एंगेजमेंट के बाद भी हो सकता है कि मैं शादी डिस्कंटिन्यू करूं, बट अभी वो हो चुका है ना एंगेजमेंट, अभी प्रूफ से भी अब आगे निकल गया, अभी प्रूफ सक्सेसफुल हो गया है आपका, एंगेजमेंट हो चुका है। अब शादी कब करनी है, कैसे करनी है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होगी, ये सब डिस्कशन। ठीक है, तो अग्रीइंग ऑन टर्म्स, यानी शादी, आइडियली ये होना चाहिए कि शादी इसके साथ, शादी करने के बाद की जिंदगी कैसी होगी, वो एंगेजमेंट के पहले बात होनी चाहिए, प्रूफ के पहले बात होनी चाहिए। अभी एंगेजमेंट का इतना ही आपको डिस्कस करना है कि कौन से मंडप में, इतना ही बात करना रहता है, तुम कितना खर्चा करोगे, मैं कितना खर्चा करूंगा, इतना ही बात होना चाहिए आइडियली। तो मतलब इतना अच्छा आपने नीड्स में नंबर बता दिया, रिस्क आपने प्रूफ दे दिया, यानी एंगेजमेंट इतना अच्छा हो गया है। अब लास्ट रिस्क में केवल इतना ही बात होना चाहिए, कौन से मंडप पे शादी करनी है, आइडियली ये होना चाहिए। ठीक है, मगर कई बार एंगेजमेंट के बाद भी पर्सन अपना माइंड बदल सकता है, ये अलग टॉपिक है, तो उसका सोल्यूशन पर हम आ रहे हैं अभी। ऑलराइट, सो जॉन एफ कैनेडी का बहुत अच्छा कोटेशन है, डू नॉट नेगोशिएट आउट ऑफ फियर। वही कस्टमर का जो मैंने फोटो दिखाया, कस्टमर को बड़ा समझकर फियर से नेगोशिएट मत करो, बट डू नॉट फियर टू नेगोशिएट। डू नॉट नेगोशिएट, डर से नेगोशिएट मत करो, मगर नेगोशिएट करने से डरो मत। तो नेगोशिएशन में जब कस्टमर बोलता है कि यूजुअली तो डिस्काउंट पर बात होता है, डिस्काउंट नहीं तो ये बात होता है कि आफ्टर सेल सर्विस पर, अरे मुझे रिजल्ट नहीं आए तो क्या, कोचिंग में, ऐसा कुछ कस्टमर पूछेगा, राइट। तो लिसन टू द कस्टमर केयरफुली, अंडरस्टैंड द अनसेड।
आपको नेगोशिएशन में कस्टमर के नीड्स समझने हैं, अनसेड नीड्स समझने हैं, मोटिवेशंस, डिजायर्स, नीड्स, ये समझना है। और आपके पास नेगोशिएशन में रिस्क में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं इससे नीचे नहीं बेच सकता हूं, इतना तो मुझे चाहिए ही। जैसे 1.5 लाख पर डे चाहिए ही अगर आप ट्रेनर वर्कशॉप ले रहे हैं तो, ठीक है। और नहीं बोलने की तैयारी चाहिए, और आपको बार बार आर्टिकुलेट बिल्ड ऑन वैल्यू का मतलब बार बार आपको उस नीड के नंबर पर लेकर आना है, प्रूफ पे लेकर आना है बातचीत में। और नेगोशिएशन में कुछ चीजें लेन देन होता ही है, ये खुश रहो। तो मेरा सवाल है कि कितने लोग दुखी होते हैं कि कस्टमर नेगोशिएट कर रहा है, तो कितने लोग दुखी होते हैं, कस्टमर डिस्काउंट पूछता है तो कितने लोग दुखी हो रहे हैं, होते हैं कि नहीं होते? बुरा लगता है कि नहीं होता है? लगता है। अमर, कपिल को लगता है, और विनय, क्या लगता है? यस। कस्टमर नेगोशिएट कर रहा है उसमें तो लगता है। इसमें जब हाँ एक बार डिस्काउंट ऐसा मांगता था। भी हाँ। एक बताना चाहूंगा कृष्णा, कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो डिसीजन मेकर के साथ मिलके मैं एक प्राइस में लेके कॉम्पिटिटर का, मैं उससे थोड़ा सा कम करके उनको कमर्शियल में सबमिट करता हूँ। तो कमर्शियल भी होशियार रहता है, उसके भी किसी कोई कॉम्पिटिटर, उसके भी कुछ अच्छे रिलेशन रहते हैं, तो वो मेरा प्राइस को लेके काउंटर प्राइस लेके फिर और उनसे ऑर्डर चला जाता है, बाद में मुझे मालूम पड़ता है। तो मेरे जो फेवर वाले ने यार वो उनको उनको देता है, ये भी बहुत हो जाता है कुछ। हर एक का मार्केट शेयर हम जब लेते हैं तो दिस टैक्टिक इज गुड ऐसा हाँ, करना। नहीं तो मैं सवाल का जवाब दो। सभी लोग मैक्स अदर देन हेमंत, सभी लोग कह रहे हैं कि कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो हमें बुरा लगता है, करेक्ट। मगर जैसे हेमंत कह रहे हैं, आपने खुश होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्काउंट मांग रहा है, इसका अर्थ क्या है? कुछ वो चाहिए। पॉजिटिव है थोड़े। बाइंग खरीदना चाहता सिग्नल, है। बाइंग सिग्नल देना। हाँ, इट इज अ बाइंग सिग्नल। तो आपका काम केवल उसका रिस्क कम करना है, और डिस्काउंट में डिस्काउंट देने के बजाय आप उसको वैल्यू दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं 3 मंथ्स कोचिंग में आपको 4 मंथ कर दूंगा। तो वो सारे ऑप्शन है, और डिस्काउंट थोड़ा बहुत दे भी सकते हैं सामने वाले को ये करने के लिए, 1%, 5%, वो आप डिसाइड करो। एडिशनल सर्विस दे सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस है। मगर इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि हम अनसेड इमो, आपको रिस्क कम करना है। रिस्क यानी वो फियर के साथ है, आपका काम है फियर कम करना। जो डिस्काउंट मांग रहा है उसका फियर क्या है, बताओ? ये कहीं मैं महंगा तो नहीं खरीद रहा इससे। हाँ, करेक्ट। कहीं ये इससे सस्ता तो अवेलेबल नहीं है, हम्म। कहीं में महंगा तो ठीक है। और कौन से फियर्स होते लोगों के नेगोशिएशन के टाइम पे? एक प्राइस को लेके, और क्या क्या होता है? क्या इससे कहीं बेटर क्वालिटी अवेलेबल है? हाँ, या क्वालिटी मैं का प्रॉब्लम सॉल्व कई बार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में हो जाता है, प्रूफ में हो हम्म, जाता है। और क्या? अगर उसमें मुझे आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड है करेक्ट। तो क्या ये पर्सन दे पाएगा मुझे? हाँ, रिजल्ट मिलेगा क्या? गुड। तो आपको समझना क्या है कि वाकई कोई सीजनल इश्यू है, बजट इश्यू है, वाकई उसके पास पैसे का प्रॉब्लम है क्या, वो मांगने के लिए मांग रहा है क्या, उसके पास कोई उस वक्त और कोई कॉम्पिटिटर बैठा है क्या। मेन आपको ये समझना है कि वहां पर और किसी का क्यों? भी अरे वाह, कंपटीशन चल रहा है क्या। वन प्लस नॉट हाँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन? अरे और कोई कोटेशन है क्या उसके हाथ में? 256। अरे बाप रे, क्या कॉस्ट पड़ गया? हाँ, तो आपको ये समझना है, ठीक है। और तो आपको मेन, अगर आपने उस वक्त उसका इमोशन समझ लिया, फियर का, अनसेड फियर का इमोशन, आपको उसको एड्रेस करना है। तो इस स्टेज में गलती क्या होती है कि कस्टमर के फियर्स पे बातचीत नहीं होती है। जब वो रिस्क के स्टेज में, जब वो प्रूफ डिस्काउंट मांग रहा है या आपको पूछता है कि 3 महीने के बजाय 4 महीने मिलेगा क्या, या आपको कुछ आफ्टर सेल सर्विस का पूछता है, कुछ क्वालिटी का पूछता है, या तब आपको एक सवाल पूछना है
विच इज, इसके पीछे आपका क्या मतलब है, राइट? तो आपको ये पूछना है कि आपका डर क्या है बिना डर वर्ड यूज किए। ये मेन काम है रिस्क में। आपका डर क्या है जब कस्टमर क्लोज नहीं कर रहा है, बिना डर वर्ड, आप डर वर्ड यूज नहीं कर सकते, मगर आपको पूछना है डर के, डर के इसमें, ओके? डर वर्ड यूज नहीं करना है। तो कैसे पूछ सकते हैं आप? आपको डर वर्ड यूज नहीं करना है, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा मैं। आपको मैंने कोचिंग दिया, फ्री कोचिंग, आप अग्री कर चुके हो कि कोचिंग सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे पसंद आया कोचिंग के बाद, तो मैं 6 मंथ्स 2 लाख रुपीज पे करूंगा। वो सब पर पहले बात हो चुकी है, ठीक है? अभी कोचिंग का डेमो भी बहुत पसंद आया, बहुत खुश हैं आप, ऑलराइट, डन। तो अभी आप मेरे कस्टमर हैं और आप मुझसे कोचिंग ले रहे हैं। आपको डर वर्ड बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन आपको मेरा फीलिंग समझना है। क्लियर है सभी? तो मुझसे यस। सवाल, तो मैं आपको बेसिकली कह रहा हूं कि विनय जी, हेमंत, बहुत अच्छा लगा आपका कोचिंग, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक कुछ महीने की बात करेंगे। हम्म, मैं आपको बताता हूं। बोलो, क्या सवाल पूछोगे आप? आपको डर वर्ड यूज करना अलाउड नहीं, लेकिन आपको मेरे इमोशन समझने हैं। आपको क्या रोक रहा है अभी ज्वाइन करने के लिए? बढ़िया, गुड, व्हाट एल्स? सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अगर आपका कोई भी डाउट, कहीं भी लेश मात्र संदेह बचा है, उसको दूर करने में आप खुलकर पूछ सकते हैं। बढ़िया, और? उसने जो भी ऑब्जेक्शन अभी तक डाले, तो उसके अलावा और कुछ, ये यदि फुलफिल हो गए तो क्या आप ले सकते हैं? हाँ, तो इसमें तो पहले तो उसको बोलना है, अरे आपने तो बोला था ना कि आप डिसीजन लेने वाले हैं। हाँ, उसको याद दिलाना है। स्टार्टिंग में तो प्रूफ के टाइम पे तो आपने बोला था ना कि आप हाँ या ना बोलोगे क्लियरली। टालो मत, या तो हाँ बोलो तो नहीं बोलो, राइट? तो उसको याद भी दिला सकते हैं। और आप उसको ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो नीड है, जितना डिले करोगे उसका आपके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो वापस नंबर याद दिलाना है आपको। वहां पर जो नीड का नंबर है याद दिलाना है। तो अभी नीड का नंबर समझ में आया सभी को? तो आपको क्या पूछना है कि आर यू सेइंग दैट यू आर ओके टू डिले दिस बाय 3 मंथ्स एंड लूज 2% ऑफ योर एम्प्लॉइज, जो भी जिसके लिए भी आप कोचिंग कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं क्या कि आपका ये जो ट्रैवल का गोल है वो 1 साल से डिले हो गया है, तो ठीक है क्या आपके लिए? तो जो भी आपने नीड क्वांटिफाई किया पहले, सभी ने नीड क्वांटिफाई किया ना, तो इधर नीड को वापस लेके आना चाहिए। सभी को ये पॉइंट समझा यहां पर? क्लियर नहीं है ये? इज इट क्लियर? क्लियर सर। जैसे कि मुझे याद आया अभी कि हमारे पास एक SIP डिले कैलकुलेटर है कि हम्म। SIP डिले करेंगे तो कितना अमाउंट का कॉर्पस का लॉस हो जाएगा आपका, इतने दिन से डिले करेंगे तो कितना लॉस होगा, हम्म। SIP। गुड। इसमें इंश्योरेंस में एक ये पकड़ में आया कि जैसे जब नीड एनालिसिस कराते हैं उसको हमें ये समझाना है कि अब इतना समय शोर रिक्वायर्ड है हेल्थ के केस में, अदरवाइज यू वुड हैव टू लूज योर सेविंग्स विच यू हैव केप्ट फॉर योर रिटायरमेंट। और जब एंड में जब ये नहीं आया तो इट मींस आर यू सेइंग दैट यू आर ओके टू कैरी द रिस्क ऑफ लूजिंग आउट योर एंटायर रिटायरमेंट कॉर्पस बाय नॉट बाइंग इट राइट नाउ? करेक्ट। गुड। ठीक है। और वहां पर आपको उसका रियल इमोशन समझना है, रियल फियर समझना है, आपको उसका अनसेट समझना है, और उस अनसेट पे सवाल पूछना है कि आप, तो द वेरी गुड वर्ड टू यूज इज कंसर्न, राइट? द वेरी गुड वर्ड टू यूज इज कंसर्न, विच इज टू से दैट क्या आपका कंसर्न ये है, क्या इज दिस योर कंसर्न, राइट? क्या ये कंसर्न है कि इस वक्त जो भी कारण रहे, इस वक्त आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे? वो कहता है हाँ, तो उसको वापस बताना है कि जो नंबर तभी आपने स्टार्टिंग में नीड में बताया था, राइट? उसको याद दिलाना है। क्या आपका कंसर्न है कि आप अभी टाइम नहीं दे पाओगे?
तो आपको रिस्क केस में ये सवाल पूछने हैं। कस्टमर ने नहीं भी बताया तो भी आप अज्यूम करो ये सब आने वाला है। क्या आपका कंसर्न है कि और कोई इससे बेटर कर सकता है? ये दो तीन ही कंसर्न होते हैं। कंसर्न कि मैं अभी टाइम नहीं देना चाहता हूं, कंसर्न कि मैं इतना पैसा देना नहीं चाहता हूं, कंसर्न और कोई इससे बेटर दे सकता है। करेक्ट? यही दो तीन कंसर्न्स होते हैं। तो आपको वो शब्दों में लाना है, उससे बातचीत करनी है। उस पर आपका ये कंसर्न है क्या? अक्सर हम कस्टमर के साथ नेगोशिएशन में इस वक्त छोड़ देते हैं यहाँ पर बातचीत करना, या एक कुछ तो जो भी नंबर बोला वो अग्री करके आते हैं। नंबर अग्री करने के पहले, ये छोड़ देने के पहले, आप प्लीज ये तीन कंसर्न्स पे बात कीजिए। आर यू क्लियर विद मी ऑन दिस? डन? एक बार सर कंसर्न रिपीट करेंगे? पहला तो एक सेकंड था, कैन एनीवन प्रोवाइड एक बेटर टाइम देन का दिस? कंसर्न है, एक मनी का कंसर्न है, कंपटीशन का कंसर्न है, ओके, एमटीसी। राइट? ठीक। तो ये बट आपको ऐसा बोलना नहीं आपका मनी का कंसर्न है क्या, आपका टाइम का कंसर्न, ऐसा नहीं पूछना है। आपको कैसे पूछना है? आपको आपको देखना है वो। देखो, नेगोशिएशन टाइम पे कस्टमर ज्यादा, क्योंकि आप पीओसी कर चुके हो, प्रूफ कर चुके हो, तो कस्टमर आपसे सवाल पूछेगा। तो आपको समझना है वो क्या बोल रहा है। हम्म। राइट? या तो कस्टमर बोलेगा अभी नहीं चाहिए, मैं कुछ दिनों में बताता हूँ, या तो कस्टमर बोलेगा कि हो सकता है तुरंत हाँ बोल देगा, बट या तो बोलेगा कि थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है क्या, ये सब कहेगा ना उस वक्त आपको। या हम्म। कई बार वो कहता है कि मैं बाद में बताता हूं, यानी आपको ये भापना है कि उधर और कोई कंपटीशन के बारे में सोच रहा है क्या वो। करेक्ट? तो आपको डायरेक्टली पूछना है कि सर, आपने पहले उसको पूछा कि कोई टाइम का कंसर्न है क्या, कोई मनी का कंसर्न है क्या। ठीक है? आप, इज देयर अ रीजन व्हाई यू थिंक यू शुड नॉट डू इट नाउ? फिर उसको बताओ कि वापस नीड पे लेकर आओ, नंबर पे लेकर आओ। और मनी रहेगा तो बात करो, क्या आपका एग्जैक्ट कंसर्न है, उसको बताने दो जो भी उसका कंसर्न है मनी का। नहीं, ये अगर हमने दोनों, एक मिनट, ये दोनों नहीं बता रहा है। हाँ कपिल बोलो। मनी का कंसर्न है, ये हमने भाप लिया कि सपोज चीज उसके थोड़ी सी ओवर बजट है, तो इसको हम्म पूछेंगे कैसे? उसको, आर यू, यही डायरेक्टली आपको लग रहा है क्या कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो ऐसे डायरेक्टली पूछना है। मगर उसके बाद आपको उसको वैल्यू वापस नंबर पे लेके आना है। हम्म। राइट? तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके? वापस नंबर पे लेकर आना है कि आर यू सेइंग दैट अभी ये इतने, ये जो चीज आपको मिलने वाला है उसके लिए आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सर एक दैट्स द की क्वेश्चन। एग्जांपल शेयर करूँ। शुरुआत में इंश्योरेंस में था मैं, तब हाँ। एक ट्रेनिंग किया था, दीपक जोशी करके थे बॉम्बे में। तो उन्होंने तो अंगूठी बेच के लोगों को इंश्योरेंस कराने के लिए प्रवृत्त कर दिया था हम्म कि आपका भले अंगूठी बेच दो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा, इंश्योरेंस। आप हम्म रीजन मत दो कुछ भी। हम्म गुड। और अगर प्राइस का इश्यू है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है? आप क्या क्या कर सकते हैं? पेमेंट टर्म्स एडजस्ट कर सकते हैं, तो व्हाट ऑल यू कैन डू ये देख लो सभी, अगर प्राइस का इश्यू है। तो इंस्टॉलमेंट। ऐसा कुछ है तो हम उसको वहां पे उसी टाइम पे ऑप्शन देना है क्या? सपोज जैसे मैंने अनसेड गेज कर लिया कि इसके पास अभी पैसा नहीं है, सो इफ आई गिव यू टू नहीं, पे इन अनसेट को सेड ईएमआई। में लाना है आपको। हम्म। अनसेट को सेड में लाना है। उसके मुंह से बुलवाना है पहले? हाँ हाँ, करेक्ट। फिर आप कमिटमेंट पीरियड ऐड करो, पेमेंट टर्म्स चेंज करो, रेड्यूस फीचर्स, कुछ स्कोप कम कर दो, हम्म। कुछ परसेंटेज दे दो। मतलब प्राइस उसके बजट में, रेंज में लेके आना है। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, तो फिर नहीं, इसमें उस, अभी भी ये पकड़ में नहीं आया कि उससे उसका पैसे का प्रॉब्लम है, उसके मुंह से कैसे बुलवाना है। यही पूछ के देखो, आपको सिर्फ डर वर्ड यूज नहीं करना है। हम्म। वहां पर मैंने एक सवाल दिया था, स्क्रीन पर क्या सवाल दिखाई दे रहा है आपको ऊपर? हाउ टू असर्टेन इफ नहीं, यू। उसके नीचे एक सवाल, आर यू सेइंग यू थिंक एक्स इज टू एक्सपेंसिव? ओके। ये दो सवाल आप पूछ सकते हो। क्या आप हम्म। ये कह रहे हो कि 1 लाख रुपीस पर मंथ बहुत एक्सपेंसिव है, या ये कोचिंग आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है?
हम्म। या आप ये पूछ सकते हो कि You don't क्या want आप ये to. कह रहे हो कि आप You don't want to. 80,000 के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हो? इस प्रकार आपको पूछना है सवाल। ओके। ठीक है। हम्म। अगर वो पर्सन कहता है कि ये चीज ज्यादा एक्सपेंसिव है तो क्या करोगे आप? आपको लग रहा है क्या ये कोचिंग, पहले तो ये पूछो, आपको लग रहा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम्म। तो क्या करोगे आप? वो कहते हैं हाँ एक्सपेंसिव है, तो क्या करोगे? उसको पहले वाली नीड पे दोबारा लेकर जाएंगे करेक्ट, कि हाँ आपने ये बोला। करेक्ट, करेक्ट। और आपने कहा कि आप ये कह रहे हो क्या कि आप 1 लाख के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हो? ठीक है। और वो हाँ कह रहा है, तो बजट का प्रॉब्लम है। तो दो ही प्रॉब्लम ओके। होते हैं, एक है कि कस्टमर के माइंड में अभी तक ये क्लिक नहीं हुआ है कि उसको वाकई उसका रिस्क कम नहीं हुआ, कि जितना पैसा बोला है उतना ही वापस वो पैसा का बेनिफिट मुझे मिलने वाला है क्या। तो आपको रिस्क कम करने को उसको वापस उस नंबर पर लेकर जाना है। और कुछ छोटा मोटा बजट का प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो बाकी आप कर दो, कमिटमेंट पीरियड बढ़ा दो, पेमेंट टर्म एडजस्ट कर दो, फीचर कम कर दो, स्कोप कम कर दो ना फिर। हम्म। 3 महीने का उसको 4 महीना कर दो। वही प्रोडक्ट है इंश्योरेंस में तो और कोई सस्ता प्रोडक्ट उससे है तो वो दे दो। तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। गॉट इट? आपको क्या समझना है कि कस्टमर के माइंड में अभी भी खर्च, अभी भी उसको लगता है कि करे कि ना करे, करे कि ना करे, यानी उसको नीड पे वापस लेके जाना है और प्रूफ पे वापस लेके जाना है। नीड और प्रूफ अगर बात हो गया तो अभी बात बचा कुछ 5-10% अफोर्डेबिलिटी का। तो वो तो आप नेगोशिएट कर लीजिए, नेगोशिएट खुश होके करना है यस। आपको। ओके। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको समझना है कि प्रॉब्लम बजट का, वाकई पैसे का प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम जो है आपका वैल्यू उसको समझा नहीं है। आपका वैल्यू समझा नहीं तो नीड पे लेके जाओ, चाहे तो वापस और एक प्रूफ दो। तो वैल्यू समझा नहीं, इसका सवाल कैसे पूछेंगे आप? क्योंकि अभी आप प्राइस वगैरह दे चुके हो। तो आपको ये पूछना है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कस्टमर ना बोल रहा है तो क्या आप कह रहे हैं कि 5 लाख आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो अगर हाँ कहता है तो उसको वापस बेनिफिट बताना है। और फिर भी नहीं कह रहा है तो उसको प्रूफ देना है। यानी अपनी स्टार्टिंग के पहले दो ये नहीं किए। अब अक्सर ये होता नहीं है। अब बात क्या कर रहा है, आप बोल रहे हो 2 लाख, कस्टमर बोल रहा है 1.5 लाख। फिर आपको बोलना क्या, आप बोल रहे हो कि 1.5 लाख के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते आप? फिर वो रियल बात बताएगा कि कमिटमेंट पीरियड, पेमेंट टर्म्स, इस प्रकार। कई बार कस्टमर बोलते हैं हाँ मैं 1.5 लाख के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता हूं, और आप 2 लाख के नीचे देना नहीं चाहते हो, फिर क्या करोगे बताओ? बताइए। फीचर्स रिड्यूस कर सकते हैं इसको। पहले जब आप पूछोगे हाँ, नहीं वो भी नहीं, वो बोलता है कि नहीं इतना ही चाहिए, ये सब चाहिए मेरे को, कस्टमर थोड़ी फीचर रिड्यूस करने अलाउ करता है। फिर क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट्स वगैरह उसको दे सकते वो सब 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 कर लिया, नहीं बोलता वो मेरे को उतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। बोलो, फिर क्या करेंगे आप? हैं। उसको फिर जैसे आपने पीछे बोला था कि थोड़ा फेयर देंगे कि ये नहीं करेंगे तो क्या आपका प्रॉब्लम होगा। वो सब वो हो ही गया ना, अभी वो सिर्फ वो प्राइस पे अड़ा है। मैं ये बोल रहा हूँ अब आपका कस्टमर प्राइस पे अड़ा है, वो बोल रहा है कि इतना परसेंटेज दे दो। तो मना करने का। हाँ, करेक्ट। वॉक अवे, बी रेडी टू वॉक अवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, व्हाट इफ द कस्टमर डजंट बज ऑन प्राइस? ठीक है, कुछ आपको थोड़ा डिस्काउंट देना है तो दे दो, कुछ एक्स्ट्रा देना है तो दे सकते हो, वो ट्राई करो। अनरीजनेबल डिस्काउंट कभी भी अग्री मत करो। कस्टमर 50% डिस्काउंट मांग रहा है, मत करो। ठीक है। अगर आप नहीं बोल रहे हो मना करो, मगर लीव द डोर ओपन फॉर द कस्टमर टू कम बैक। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बजट चेंजेस आई एम ऑलवेज हैप्पी टू टॉक। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ योर बजट चेंजेस आई एम हैप्पी टू टॉक। और कुछ डिस्काउंट दे रहे हो तो कुछ तो मांगो ना, कि आप बोल सकते हो कि सर आप मुझे एक रेफरल दे सकते हो क्या? समथिंग यू शुड ऑल्सो गेट।
आप डिस्काउंट, अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे डिस्काउंट दे, मांग रहे 20% चाहिए, और आप 20% देने के लिए रेडी भी हो गए, तो कहो कि सर मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन मैं पेमेंट एडवांस में लूंगा, इस प्रकार। बोले नहीं, पूरा मैं पेमेंट एडवांस में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है चलो 50% एडवांस में दे दो, ठीक है। छोटा मोटा डिस्काउंट ठीक है, मगर कुछ बड़ा डिस्काउंट दे रहे, वो भी बहुत बड़ा डिस्काउंट भी नहीं देना है। 20% डिस्काउंट दे रहे तो कुछ तो मांगो उससे। और ये सब नहीं हुआ तो नो बोल दो, मगर बोलो कि हाँ बाई चांस सर आपका बजट चेंज होता है तो मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? हेमंत बोलो। हाँ सर, एक क्लाइंट मुझे ऐसे आए थे कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उन्होंने रेफरेंस उनके कजिन को लेके आने वाले थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनके टाइम के हिसाब से नहीं जाएंगे ऑफिस में हम, वो हमारे के टाइम के हिसाब से उनको मिलेंगे, उनके टाइम के हिसाब से। हाँ ये लोग करते हैं, ठीक है। बड़ी ये उतना बड़ा पॉइंट नहीं है, इट्स अ स्मॉल अच्छा, पॉइंट। हाँ। लेकिन समझ लो उसने 8 बजे के बाद रात को बोला हम 6 बजे बंद करते हैं, समझ लो कामकाज, हाँ तो वापस मुझे उसके लिए वापस जाना पड़ेगा, वो आएगा। तो ये डिपेंड्स, अगर कस्टमर वाकई बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और आपके पास भी टाइम है तो ठीक है। आपके पिताजी हॉस्पिटल में तो नहीं। अच्छा, हम्म। ये बड़ी लेकिन बात वो नहीं। आदत आदत हो जाती है फिर बाद में वो क्लाइंट्स को हाँ कि कभी भी करेक्ट, तो बुलाते हो। करेक्ट करेक्ट, तो आप बोल सकते हो कि नहीं हम्म ये टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, बोल सकते हैं आप। मैंने बोला कि मेरे जनरली वेबिनार्स होते हैं शाम को, तो इसलिए करेक्ट। पॉसिबल। ऑनेस्टली जो है वो बताओ, हम्म वो इम्पोर्टेंट। ये वनिश, सब। वो भी है, और वो आदत भी नहीं लगाने की, क्योंकि वो आदत लग गई तो फिर लोग कभी भी आते हैं, कभी भी फोन करते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे, समझ लो, वो हाँ बिजनेस तो भी नहीं आप चाहिए, बोल वो सकते आदत हो। भी नहीं चाहिए। हाँ तो आप बोल सकते हो कि मैं इस टाइम पे, जेन्युइनली बोल सकते हो, दैट्स हम्म ओके, एज लॉन्ग एज जेन्युइन। ठीक है। ऑलराइट, ग्रेट। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन क्लोजिंग? सो बी रेडी टू वॉक अवे, बट से दैट आपका बजट चेंज होता है तो बात करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स समराइज। ये लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले दोनों ज्यादा आसान है। नीड को कैसे करेंगे आप? नीड में गलती क्या होती है? नीड में एक गलती होती है, क्या है? नीड, प्रूफ और रिस्क है। नीड में एक गलती होती है, क्या है? एक ही गलती है नीड में। वो फैमिली हेड के साथ नहीं में। नहीं नहीं, नीड में एक ही गलती होती है। हमें लगता है ये उसकी जरूरत है नहीं बट। नहीं नहीं, लोग नंबर नहीं बताते, ठीक है। नीड में नंबर लेकर आओ। प्रूफ में क्या गलती होती है? दो गलतियां। प्रूफ में दो गलतियां क्या होती है? वो सवाल नहीं पूछते कि प्रूफ के बाद आप लेने वाले हैं क्या। हाँ, प्रूफ में दो हम्म, गलतियां होती है। पहली गलती, हमारे को प्रूफ देते फिर रहे हैं क्वालिफाई करके, और दूसरी गलती, प्रूफ देने के पहले बातचीत कर लो, प्रूफ अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या करोगे। तो आसान होता है तीसरा। और फिर आता है रिस्क। रिस्क नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन का स्टेज है, प्रूफ के बाद का जो स्टेज है, उसमें तीन गलतियां होती है। क्या क्या गलतियां होती है रिस्क में, बताओ? क्या क्या गलती होती है? जब टर्म्स नहीं मैच करी, हम नो करने का करेज नहीं दिखा पाते। बढ़िया। और अनसेड इमोशन नहीं समझ पाते। करेक्ट, हम कस्टमर को सवाल नहीं पूछते हैं, और उसका इमोशन नहीं समझते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स पे खेल रहे हैं, ठीक है। उसका इमोशन समझना बहुत जरूरी है। क्यों पूछ रहा था, आपको सवाल पूछना है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे डिफिकल्ट स्लाइड वही था। देखो, रिस्क में, नेगोशिएशन में तीन गलतियां हैं। एक गलती जो कपिल ने बताया, वो ये कि हम नो बोलने के लिए, हम वॉक अवे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम जो चाहे डिस्काउंट दे देते हैं, आप बोलो इतना ही है, नहीं होगा ठीक है आगे बात करेंगे जब भी आपका बजट चेंज होगा। बी रेडी टू वॉक अवे, पहली गलती। पहली गलती कि लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेशन दिखाते हैं। दूसरी गलती कि हम कस्टमर का नीड नहीं समझते, उसको सवाल नहीं पूछते हैं।
वो क्यों डिस्काउंट मांग रहा है, वो क्यों क्वालिटी के बारे में, कंपटीशन के बारे में सवाल पूछ रहा है, ये सब क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट गलती होती है कि आप ये समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो पैसे का प्रॉब्लम है कि मैंने पहले दो स्टेज गलत किए। इज इट अ वैल्यू परसेप्शन प्रॉब्लम और अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम। वाकई पैसे का प्रॉब्लम है। अक्सर पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहता, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या रहता है बताओ। अक्सर बजट का प्रॉब्लम नहीं रहता है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या रहता है, कस्टमर कन्विंस नहीं है ना। इसका मतलब आपका नीड और आपका प्रूफ बरोबर नहीं हुआ है। तो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है वो ये स्लाइड है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको ये ढूंढ के निकालना है, इज इट अ बजट इश्यू और अ वैल्यू परसेप्शन इश्यू। तो पहला एक सवाल जब कस्टमर नहीं बोलता है या नहीं के तरफ बात कर रहा है, तब आपको ये सवाल पूछना है कि क्या आप ये बोल रहे हैं कि ये कोचिंग आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव, ये लीडरशिप पर आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, ऐसा सवाल पूछो। तो कस्टमर या तो हाँ बोलेगा या तो नहीं बोलेगा या तो कुछ तो बीच में बोलेगा। आपको पता चलेगा कि कहीं तो नीड का जो नंबर है या जो प्रूफ है वो ही क्लियर नहीं हुआ है, तो उस पर वापस जाओ। और अगर ये क्लियर हो गया, वो बोलता है कि नहीं नहीं ये है, मैं करना चाहता हूं, मैं सब करना चाहता हूं, मगर मैं श्योर नहीं हूं, तो उसको बोलो तो ऐसा है क्या आप 80,000 के ऊपर, तो एक नंबर बताओ। ऐसा है क्या कि आप 80,000 के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हो, क्या है। पहला क्या बोलना है कि आपको ये लगता है क्या कि ये प्रोडक्ट ही बहुत आपके लिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। पैसा मत बताओ, पहले पहले सवाल क्या पूछना है, डू यू थिंक इन्वेस्टिंग इन लीडरशिप राइट नाउ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। ऐसा सवाल पूछो। आपको लगता है क्या कि अभी इंश्योरेंस वगैरह में करने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है जीवन श्री बीमा आप जो बेच रहे, आपको लगता है क्या जीवन श्री आपके लिए राइट प्रोडक्ट नहीं है। ये पहला सवाल पूछो। अगर नहीं बोलता है कस्टमर या आना का नहीं कर रहा है, हाँ ना। अगर पहला आपने सवाल पूछा, ऐसा लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, ऐसा क्यों हम पूछते हैं ना डायरेक्टली। ऐसा पूछोगे तो या तो हाँ आएगा या तो नहीं आएगा या तो कुछ तो बीच में आएगा। इसका आंसर अगर कुछ तो आए कि नहीं या इनडायरेक्टली नहीं आया, तो क्या करना है। आपने सवाल पूछा, आपको लगता है क्या कि आपके लिए ये लीडरशिप कोचिंग सही नहीं है, आपको लगता है क्या ये जीवन श्री सही नहीं है, ये पहला सवाल पूछो। हम्म, फिर बोलो। उसने अगर ना बोला तो हाँ सही नहीं है, फिर इसका मतलब क्या, तो क्या करोगे। वैल्यू प्रोपोजिशन वापस बताएंगे। वापस नीड नंबर पे जाओ, वापस वापस चाहे तो अलग प्रूफ दो, उस पर डिस्कशन करो, कहीं तो वो आपने पहला दो स्टेज अच्छा नहीं किया है। फिर आप चाहे तो और एक सवाल पूछ सकते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है सर, 1 लाख प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, 2 लाख प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गॉट इट। पहला बोलो, पहला सवाल आपको पूछना है कि आपका, आप ये कह रहे हो कि प्रोडक्ट ही सही नहीं है। दूसरा सवाल, क्या 1 लाख सही नहीं है। इसी सीक्वेंस में पूछना है। आर यू विद मी ऑन दिस। ये सबसे बड़ी गलती होती है इस स्टेज में। ये दो सवाल हम पूछते नहीं है क्लोजिंग में। वापस रिपीट करता हूं, नीड में गलती होती है कि हम क्वांटिफाई नहीं करते हैं। प्रूफ में गलती होती है, एक तो प्रूफ देते नहीं है या हर एक को प्रूफ देते फिर रहे हैं, और प्रूफ के पहले हम बातचीत नहीं करते कि प्रूफ नहीं हुआ तो क्या होगा। और आखिरी स्टेज में नेगोशिएशन में 3 गलतियां क्या होती है। पहली गलती, वी आर नॉट रेडी टू वॉक अवे। छोड़ देने के लिए रेडी हो जाओ कि ठीक है, मैं मतलब हर एक के माइंड में होना चाहिए, इतने से नीचे तो नहीं, ये नंबर लेके चलना है हर एक को।
कुछ भी हो जाए इतने। और अगर विनय आप और किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनसे पूछ लो कितने की, बेयर मिनिमम कितना, ठीक है। इंश्योरेंस में भी तो आसान ही करना, इसके नीचे तो नहीं। मैं मेरा मुझे इतना मेरा परसेंटेज चाहिए ही, इसके नीचे तो नहीं, ठीक है। ये नंबर लोगों के पास क्लियर नहीं होता है। दूसरा दूसरा जो बड़ा दूसरा जो मिस्टेक होता है वो इस पूरे प्रोसेस में, कि हम कस्टमर को इस सवाल नहीं पूछते हैं। क्या सवाल नहीं पूछते हैं बताओ, अभी आप बताओ आपने क्या समझा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट स्लाइड है। हाँ बताओ, क्या दो सवाल पूछने हैं। अगर कस्टमर नहीं बोलता है, नहीं की तरफ जा रहा है, तो क्या दो सवाल पूछना है। पहला ये कि आपको क्या आपको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, करेक्ट। और दूसरा ये कि आपको ये लगता है कि ये सेड प्राइस ये ठीक नहीं है। हाँ, पहला पहला सवाल पूछ के रुको, हम्म। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आर यू सेइंग दिस प्रोडक्ट इज नॉट राइट फॉर यू, वैल्यू परसेप्शन। और आर यू सेइंग दैट तुम्हारे लिए 1 लाख का प्रॉब्लम है। लोग डायरेक्टली पूछते नहीं, सर 1 लाख प्रॉब्लम है क्या आपका, ऐसा पूछना चाहिए आप, वो बाद में। पहले बोले कि प्रोडक्ट में ही गलती है, ये दो समझ लो बस। अगर वो वैल्यू परसेप्शन का लिए हाँ बोलता है तो वापस जाओ नीड और इसमें। और अगर वो बोलता है कि हाँ 1 लाख में नहीं दे सकता हूं, तो अब बोलो कि ठीक है, मैं देखो सर 10,000 ही कम कर सकता हूं, या सर मैं आपका पेमेंट टर्म चेंज कर सकता हूं, या आपका मैं फीचर्स कुछ कम करके ये आपके इस प्राइस में बैठा के दे सकता हूं। ये सब फिर आप नेगोशिएट करते बैठो। नेगोशिएशन में लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट नेगोशिएशन पर प्राइस पे बात करते हैं। पहले समझो तो सही, कस्टमर के माइंड में वैल्यू गया है कि नहीं गया है। दैट्स इट, दैट्स द मेन पॉइंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? या ये एक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बाकी सब आसान है। नीड को क्वांटिफाई करना, डन, क्लियर। प्रूफ दो, हर एक को मत दो, प्रूफ के पहले बातचीत कर लो। एंड में प्रूफ के बाद अगर कस्टमर कन्विंस हो गया तो बात खत्म, कस्टमर कन्विंस नहीं होता है तो उसको ये दो सवाल तो पूछो। क्लियर, डन, एंड बी रेडी टू वॉक अवे। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए नंबर, ओके। एंड तीसरी जो गलती मैंने बताया, हम कस्टमर के इमोशंस, सर इसमें रियली आपका कंसर्न क्या है, इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, अनसेड को समझते नहीं, ठीक है। गुड, यानी थोड़ा सा स्लो डाउन, कस्टमर के अनसेड को समझो और फिर उस पर बातचीत करो। यस हेमंत। यस सर, ये रियलाइज हुआ कि शुरुआती दिन में जब इंश्योरेंस या ये करते थे या म्यूचुअल फंड भी करते थे, अभी तो वो कुछ फुल प्रोडक्ट हो गया है, वो कुछ नहीं हो गया है। लेकिन अनसेड को नहीं समझ पाता था शायद मैं, और मेरा ही कुछ, हम कैसे काम करते, ये करते वो करते, तो मेरा स्टोरी बताने में कुछ सामने वालों को मिलता नहीं एक्चुअली, उसको क्या चाहिए ये इम्पोर्टेंट, ये या रियलाइजेशन हुआ। और दूसरा मुझे अभी आपने अगर नीड का नंबर एस्टेब्लिश किया और आपने प्रूफ दे दिया तो आपका मैक्सिमम काम खत्म। नीड और प्रूफ के बाद अक्सर ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होता है, नेगोशिएशन होता भी थोड़ा बहुत होता है, और तभी खुश होना चाहिए नेगोशिएशन में, ठीक है। ओवर स्टोरी टेलिंग हो जाता था कि हम कैसे हाँ, काम करते, ये करते वो यस करते हैं, इसमें यस, कैसे फायदा है, लेकिन उसका नीड क्या है वो थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट गुड। कस्टमर कभी कभी क्लोजिंग पे आ जाते हैं कि बताओ भाई कैलकुलेटर में कि इतना डालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो वो तो क्लोजिंग है एक्चुअली। और दूसरा गुड, ऐसा फील हुआ मुझे अभी कि सेल्स ये ओनली प्रोडक्ट में नहीं है, हम घर में भी रहते, समाज में भी रहते, तो निगोशिएशन हर जगह पे एक्चुअली स्किल जरूरी है। गुड। और एक बात हेमंत, कई बार कस्टमर फर्स्ट मीटिंग में प्राइस मांगता है तो वो प्राइस दो मत, या वेगली प्राइस दो। प्राइस दो आपके लिए एग्जैक्ट क्या, मैं बताता हूँ आपको। 3 कोचिंग चाहिए, 4 कोचिंग चाहिए आपको, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस, उस पर डिपेंड है सर, अलग अलग मैं बताता हूँ। ये रेंज है। लोग गलती क्या करते हैं, बिना प्रूफ के ही फटाक से प्राइस पे प्रपोजल पे आ जाते हैं। विनय ये भी बहुत गलती होता है ना, जल्दी हम प्रपोजल दे देते हैं। कुछ जगह प्रपोजल मत दो, पहला प्रूफ दो। गॉट इट? या थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यानी लोग को लगता है कि एक ही मीटिंग में क्लोज होना चाहिए। राइट, कस्टमर को पकड़ 2-3 मीटिंग हुआ तो ठीक है, इट्स ओके। ओके, गुड, वेरी क्लियर, ऑलराइट, ग्रेट। तो चलो अब आखिरी 10 मिनट में पूरे कोर्स को रिवाइज करते हैं। कैन वी गो अहेड? श्योर।
पहला सेल्स में स्टेज क्या है? पहला सेल्स नीड आइडेंटिफिकेशन। नहीं नहीं, आज का टॉपिक नहीं था पूरे कोर्स में जो हमने बात किया। वो हायरार्की दी थी शायद, एक आइडेंटिटी, ये वो सब। हम्म। कि फर्स्ट बीइंग में क्या है, थॉट्स में क्या है, ये। एम्पथाइजिंग वगैरह किस में आता है? कस्टमर का नीड समझना, एम्पथाइजिंग, वो सब क्या है? सो इफ यू सी दिस, पहला है बीइंग, करेक्ट, एग्जैक्टली, क्या बन के बेच रहा हूँ। करेक्ट। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना अभी तक? नहीं, नहीं। दिखा दिखा था अभी। हाँ, अभी अभी दिख रहा है। ओके। तो अभी हम इतनी देर डूइंग पे बात कर रहे थे। तो पहले हमने इस कोर्स में बीइंग पर से स्टार्ट किया। बीइंग में आपने कुछ कुछ टेक्निक समझे। बीइंग में आपने क्या टेक्निक समझा, याद है किसी को? बीइंग में क्या टेक्निक समझा? क्या याद है? हाउ टू बीइंग को कैसे चेंज करेंगे? बीइंग में आई एम द ब्रिज। हाँ, बीइंग में कंसेप्ट क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए? आई एम द ब्रिज। करेक्ट, या सेवा है, नोबल है, निमित्त। राइट। हाँ। सो बीइंग में मैं ब्रिज हूं, कस्टमर ने ऑर्डर पास किया है, करेक्ट। और आपको टेक्निक क्या मिला, समझ क्या मिली ये, और टेक्निक क्या मिला? पीआर पीआर पीआर, ठीक है, ऑलराइट। फिर हम आते थिंकिंग में। थिंकिंग में आपका रोल क्या है बताओ? थिंकिंग में रोल बताओ, आपका रोल क्या है? आपका मेन रोल क्या है एज ए सेल्स पर्सन? मेरे और उनके बिलीव्स क्या है? नहीं, और उसमें कौन सा, आपका मेन काम क्या है? थिंकिंग में क्या वो सोचना है? उनको प्रूफ दिखाना। उनको दिखाना। कस्टमर को कुछ ऐसा थिंकिंग में दिखा पाना जो वो नहीं देख पा रहा है। वो नहीं देख पाए, करेक्ट, करेक्ट, ऑलराइट। और आपको अलग अलग टेक्निक में अलग अलग सेल्स बिलीफ्स मिले हैं, आपको हमने लिंक दिया हुआ है आपको आपका सेल्स बिलीफ ढूंढने के लिए। क्लियर? यस। डन। और आपने जो ईएफटी वगैरह सीखा है उसके थ्रू उसको कर लो क्लियर। जो भी आपका सेल्स बिलीफ है, एक बार पूरा सेल्स बिलीफ को ईएफटी के थ्रू निकालो, यानी पहले नेगेटिव टैपिंग करना है, फिर पॉजिटिव टैपिंग उस नेगेटिव बिलीफ के अगेंस्ट। तो हर एक को बिलीफ्स मिले हैं, बिलीफ्स के अगेंस्ट सेंटेंस मिले हैं। नहीं मिला है तो वापस क्लिक करके देखो, इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप क्लिक कर सकते हो, हमने ऑलरेडी भेजा है, ठीक है। फिर आता है फीलिंग। फीलिंग में आपका स्टेट, कई बार कस्टमर नहीं बोलता तो हमारा खुश हो जाते हैं हम, ऐसा डाउन हो जाए, यस, हाई स्टेट या सेंटर स्टेट, राइट, एज लॉन्ग एज आप लो स्टेट में नहीं है। और स्टेट चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एंकर। बॉडी, चेंजिंग इन योर बॉडी, राइट, या। सो नेगोशिएशन में ये एक बहुत अच्छा एंकर है, सभी करो ऐसा। कई बार सेंटर स्टेट में आने के लिए ये एक बहुत अच्छा एंकर है, नेगोशिएशन के टाइम पे खास करके, क्योंकि नेगोशिएशन के टाइम में आप ऐसा बातचीत नहीं करो, स्टार्टिंग में कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सेंटर स्टेट, अब बातचीत कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल है, मैं बताता हूं, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, गुड। फिर आता है सेइंग। सेइंग में कहानी, फर्स्ट मीटिंग के लिए एक अच्छा कहानी बताओ, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट सेल्स डेक इन द वर्ल्ड का लिंक भी दिया है, और आपको एक चैट जीपीटी का हमने जीपीटी बना कर दिया, ताकि आप अपनी कहानी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा शिफ्ट बताओ, विनर लूजर बताओ, प्रॉमिस लैंड बताओ। इसी में अगर आप नीड नंबर भी बता सकते हो और अच्छा है, ठीक है। और फिर हम आज लास्ट टॉपिक पर थे, डूइंग। डूइंग में प्रोडक्ट के भी पहले अलग अलग कस्टमर के एम्पथाइजिंग करके कस्टमर को समझो, उसके नीड्स पेन्स को समझो, फिर ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालो नीड्स में, और फिर कस्टमर को बोलो ये तुम्हारे लिए करेक्ट प्रोडक्ट है। और अगर आप खुद ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट सजेस्ट करो, या तो इनोवेशन में, या तो खुद प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर की नीड को मीट मीट करता है। फिर आप अलग अलग, ये सब कस्टमर से बातचीत करने के पहले है, एम्पथाइजिंग, इनोवेटिंग। फिर आप कस्टमर से मिल रहे हैं, आप अक्वायरिंग कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, स्वप्निल ने आपसे ऑलरेडी इस पर बात किया है। फिर आप
क्लोजिंग कर रहे हैं, आज क्लोजिंग पर हमने काफी बातचीत की। क्लोजिंग में तीन चीजें, क्या है तीन चीजें? क्लोजिंग में तीन चीजें क्या है? नीड, प्रूफ, रिस्क। एक एक अरे नंबर पे पहुंचना है और बढ़िया, प्रूफ देना है और गुड। फिर हमने ट्रैकिंग और मेजरिंग के बारे में बात की। ट्रैकिंग और मेजरिंग एक साथ है, ठीक है। पहले एम्पथाइजिंग में हमने कस्टमर का पेन समझा, नीड समझा, कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, ये सब सेल्स करने के पहले, ठीक है। इनोवेटिंग में एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपने चैलेंजिंग अजम्पशन टेक्निक सीखा है। डिटेल द प्रोसेस, फाइंड द अजम्पशन, ब्रेक द अजम्पशन। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? सर्विस में भी आप अजम्पशन ब्रेक कर सकते हो। इंश्योरेंस में भी जो जो अजम्पशंस है सर्विस के, सारे अजम्पशंस ब्रेक करो। ओके। अक्वायरिंग में स्वप्निल ने ये सेशन लिया, मुझे नहीं पता है इसके बारे में ज्यादा, बट इस सेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं, मैं तभी अवेलेबल नहीं था। बट उसने उसमें बताया कि आपको मार्केटिंग में आपका नीश लोगों को बताना है और उस प्रकार लोगों को लेकर आना है अक्वायरिंग में। ओके। और अक्वायरिंग में थोड़ा सा हमने इस पर भी बात किया, लीड्स, एंगेज, क्वालिफाइड, जिसको मैंने सीआरएम में वापस बताया, तो मैं ये टॉपिक वापस अभी 2 मिनट में बात करूंगा। फिर स्वप्निल ने मेजरिंग पे आपसे बातचीत किया, ये कुछ नंबर्स पर उन्होंने बात की, लीड कन्वर्जन रेशियो, टिकट साइज, ठीक है, कॉस्ट पर लीड, ये सब आप देख लेना, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो सीआरएम का बात आया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपने मेरे साथ काम किया। तो सीआरएम, चलो सभी मिलकर बनाओ टेम्पलेट। बताइए पहले इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मेजरमेंट भी होता है ट्रैकिंग के लिए। यस, गो अहेड। क्या क्या, क्या क्या आपको खुद का सीआरएम बनाना है तो उसमें क्या क्या कॉलम्स चाहिए बताइए। या प्रोस्पेक्ट नेम नेम, हाँ, और क्या? कॉन्टेक्ट डिटेल हाँ, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। और एज स्टेज सबसे स्टेज इंपॉर्टेंट स्टेज। स्टेज आप आपके अनुसार बनाइए, और स्टेज का नेम और स्टेज का परसेंटेज, परसेंटेज। डील वैल्यू, अमाउंट, ये लास्ट कॉलम को सभी समझेंगे। स्टेज के नेम्स क्या क्या है बताओ? मैरिंग, डेटिंग, मतलब क्या? मीटिंग, पहला प्रपोजल कॉलिंग, नहीं, पहले प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग है ना, कि अभी फर्स्ट मीटिंग हुआ है। हाँ, उसके बाद मीटिंग बताओ। हो गया, हाँ, यस, उसके बाद क्या? अप्रोच हाँ, अप्रोचिंग, वो तो प्रोस्पेक्टिंग में अप्रोचिंग भी हो गया, ठीक है। हाँ, आगे क्या? तो पहला था मीटिंग कॉन्टैक्टिंग, फिर था डेटिंग, फिर था प्रपोजिंग, फिर था एंगेजिंग, फिर था मैरिंग। राइट, इसको आप अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये 5 है। अब आपको इसका अपना लैंग्वेज बनाना है, ठीक है। तो मैं मेरा टेम्पलेट भेजूंगा, इसमें ये लैंग्वेज नहीं है बट मतलब यही है। ओके ऑलराइट, सो सी दिस नाउ। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस पहला था कॉन्टैक्टिंग, फिर उसके बाद, कॉन्टैक्टिंग के बाद बताइए। डेटिंग, डेटिंग कॉन्टैक्टिंग के बाद डेटिंग, फिर है प्रपोजिंग, है ना। प्रपोजिंग में प्रूफ भी आप डाल सकते हैं। एंगेजिंग, ओके, डन। एंगेज यानी प्रूफ। एंगेज का मतलब आज के टॉपिक से प्रूफ क्लियर हुआ सभी को?
एंगेज मतलब प्रूफ की, आज जो हमने बात की वो वहां पर आता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस आप ले सकते हैं। और अगर कॉन्टैक्टिंग का आप डिसाइड करो, यूजुअली 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। डन, क्लियर। और फिर डील वैल्यू। सो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इमेजिन। और ये प्रोडक्ट एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, जो भी, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है 5 लाख का है, लेकिन इसका वैल्यू एक्चुअली अभी कितना हो गया, एज ऑफ डेट उसका वैल्यू कितना है? 1 लाख। 1 लाख, राइट, बिकॉज वो 20% पर है। तो ये करके आप ऑटोमेटिकली उन कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस करोगे का वैल्यू जिसका वैल्यू ज्यादा है। ये सेल्स में एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम हर एक पर फोकस कर रहे हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ये आपने कर लिया तो आपका मेजरमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हालांकि स्वप्निल ने बहुत सारे आपको नंबर्स बताए। सिंपल आपको करना क्या है, सिंपल, कितने कस्टमर्स कॉन्टैक्टिंग में है, कितने डेटिंग में है, कितने प्रपोजिंग में, टोटल अमाउंट ऑफ डील वैल्यू कितना है, टोटल अमाउंट, ये इसी के पूरे टोटलिंग्स आप कर लोगे तो बात खत्म हो गई। डन, दिस इज द मेन मेजरमेंट। यस हेमंत, क्या पूछ रहे हैं आप? ये डील वैल्यू और अमाउंट में क्या फर्क है? देखो, अमाउंट यानी आज उसका क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो 5 लाख का प्रोडक्ट है, लेकिन वो 20% पर है ना। लेट अस अज्यूम एक कस्टमर को आप प्रूफ दे रहे हैं, और जिस कस्टमर को आप प्रूफ दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का वैल्यू जब अगर बिकेगा तो आपको 5 लाख मिलेगा। यानी आज आपको जेब में, हालांकि नहीं मिला, आज आपके जेब में इसका वैल्यू कितना है बताओ 4 लाख। हेमंत? 4 लाख। 4 लाख। क्यों? क्योंकि इसको आपने 80%, कॉन्टैक्टिंग का वैल्यू से 20% है, डेटिंग का 40, ये परसेंटेज आप डिसाइड करो आपके बिजनेस के अनुसार। अच्छा। बट बेसिकली कॉन्टैक्टिंग को कम परसेंटेज, डेटिंग को कम परसेंटेज, प्रपोजिंग को, और इसको मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? सो आज ये जो फोर्थ वाला है उसका वैल्यू आज 4 लाख है, क्योंकि आप प्रूफ तक लेकर गए हो। 5 लाख का प्रोडक्ट का आज वैल्यू आपके सेल्स साइकिल में 4 लाख है। गॉट इट? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, 4 लाख का ये कि 1 लाख का? हालांकि ये अंबानी है आपके लिए, रिलायंस है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 4 लाख 4 लाख। वाला। 4 लाख वाला। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक आपका 10 लाख का प्रोडक्ट है, लेकिन आज वो डेटिंग पर ही है। यानी फर्स्ट मीट, डेटिंग में देखो अक्सर क्या होता है, डेटिंग में आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नीड समझ रहे हैं। आज के लैंग्वेज से अगर हम करें बातचीत, डेटिंग में आप नीड समझ रहे हैं, प्रपोजिंग में आप वो नंबर दे रहे हैं, नीड नंबर बता रहे हैं, एंगेजमेंट में आप प्रूफ दे रहे हैं, मैरिड में आप नेगोशिएटिंग कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक था, ठीक है। ऑलराइट, गुड, इज दिस क्लियर? तो बाकी बहुत सारा सेल्स का प्रेजेंट नंबर से ये सबसे इजीएस्ट ट्रैकिंग है। इतना भी आपने कर लिया और उसमें मिनिमम आपने एक किया तो आसान है। डन, ओके। मैं मेरा सीआरएम आपको भेजने वाला हूं। मेरा सीआरएम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उससे आपको आइडियाज मिलेंगे। इसी कॉन्टैक्टिंग, डेटिंग, प्रपोजिंग को मैंने और बड़ा लंबा लिस्ट बनाया है। इसी परसेंटेजेस को मैंने लंबा, वो मेरे लिए किया है मैंने, आप अपना मॉडिफाई करो उसको। डील? डन, ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है, गुड, दैट्स इट फॉर नाउ। ऑलराइट, गुड। इसको आप एक्सेल में ही अपडेट करते हैं हाँ अपना? हाँ, वो बड़े सीआरएम टूल्स वूल्स को ये, क्योंकि मुझे मुझे ये देखना है कि मैं किस पे प्रायोरिटाइज करूँ। ओके। सीआरएम टूल्स यूज कर सकते, सीआरएम में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको, क्लॉड को बोल सकते बनाकर देने के लिए, बट एक्सेल काफी है। ओके। गुड। सो बहुत कुछ सीखा हमने आज पूरे कोर्स में। तो एक मेन टेक अवे क्या है, किसी का बीइंग हो सकता है, एक टेक अवे बताइए हर एक जाने से पहले। बजट यस, पर है। पहले बजट पूछ लो, हाँ, और सिर्फ आज का नहीं, पूरे कोर्स का टेक अवे बताइए।
और यार ग्रुप में रहना, हम बीच बीच में आपको सेशन में बुलाएंगे, सवाल पूछते रहना। यस। हाँ दीपक, एक टेक अवे बताओ। सेल्स फनेल बहुत बढ़िया लगा वो, कैसे बढ़िया। सेल्स होता है हम्म। फनेल। ओके। कपिल। मना करने के लिए रेडी रहो। बढ़िया। हेमंत। एक्चुअली बीइंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। राम। बीइंग का ही है मैंने तो। गुड गुड गुड। ठीक है, लीलाधर अमर का वीडियो ऑफ है, अगर वो है तो वो एक बता सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार जब वापस ये वर्कशॉप होगा, फर्स्ट वर्कशॉप में हम फीस भी कम रखते हैं, हम भी सीख रहे हैं। सेकेंड टाइम हम वापस लेंगे तो आपसे बहुत कुछ सीखकर और कुछ चीजें और क्लियर हुआ है। फर्स्ट वर्कशॉप का एक्सपीरियंस आना हमेशा अलग रहता है से पार्टिसिपेंट्स के लिए। सेकेंड वर्कशॉप में लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये सेशन आके वापस आप अटेंड करो। ठीक है, विल कीप कॉलिंग यू, सो डू कम फॉर दो सेशंस। ठीक है, गुड। ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी। जय किसी को और कृष्णा, कुछ मुझे कहना? कुछ कहना है। थैंक हाँ यू। बोलो। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक फीडबैक फॉर्म आपको भेजने वाला हूँ, तो आज ग्रुप में डालूंगा, तो आप फीडबैक फॉर्म भी दीजिए भर के। दूसरा ये कि अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट हम 27 को करने वाले हैं, 27 जून को, तो आप वहां पर रेफरेंस भी हमें दे सकते हैं। Thank you. 27 से स्टार्ट हो रहा है। तो राजेश, फीडबैक फॉर्म ऐसे फीडबैक फॉर्म करो कि फीडबैक फॉर्म फिल करते ही सारा सेल्स, सारे मटेरियल एक साथ वो डाउनलोड कर सकते हैं। महेश को पता है कैसे करना है। फीडबैक फॉर्म के थैंक यू पेज पे सारा कोर्स का मटेरियल आप डाल दो, तो सभी को एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक ठीक है है, राजेश, चलेगा। महेश से वो करवा लेना, इंक्लूडिंग सीआरएम टेम्पलेट, हर चीज। ठीक है, वो मुझे एक बार दिखा देना। ठीक, गुड। हाँ ठीक दीपक। है, चलेगा। ओके। हाँ हेलो, एक अलग थोड़ा सवाल था बिजनेस के हाँ रिलेटेड। हाँ हाँ। ओके। तो मैंने जैसे वो प्लान बनाया, फ्यूचर प्लान का सब बनाया, ओके, ऑर्गेनिक का, ओके, सेटअप बनाया सब, यानी सब लिखा, ओके। तो उस हिसाब से जैसे एक दो कंपनीज ने मुझे ऑफर दिया कि ये सब हम सेटअप बना के देंगे, जिसमें वेबसाइट रहेगा, सारे परमिशंस रहेंगे गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के ग्रांट की भी हम, मतलब वो इन्वेस्टर के साथ भी आपकी मीटिंग करवाएंगे। तो उन्होंने हम्म। कैसे 120 एक कंपनी ने चार्ज किया, और फंड मिलने के बाद 1.5%, और दूसरी कंपनी ने 2.50 ऑफर नहीं नहीं, दिया। सेल्स से रिलेटेड नहीं, आप अलग से मुझे व्हाट्सएप करो ना दीपक। ओके ओके। हाँ। यस। ठीक। ठीक है, गुड। ठीक। यस। गुड। एनीबडी एल्स? थैंक एनीथिंग यू सो एल्स? मच सर, टुडे आज का मतलब बहुत ज्यादा क्रक्स और की इंफॉर्मेशन वाला सेशन था, तो गुड। थैंक यू। बट थोड़ा डिफिकल्ट भी है आज का सेशन, इसके लिए मैं हाँ, इसको इसको और लास्ट तक इसमें जितने लगातार ज्यादा करूँ। लोग रहते हैं उतनी ज्यादा क्रॉस लर्निंग का मौका मिलता है। यस। करेक्ट। गुड। वेरी गुड क्लोजिंग ही इंडीड। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ। क्लोजिंग ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। करेक्ट। गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, गुड। सो विल कीप मीटिंग। तो नेक्स्ट कोर्स में क्या आप रिपीट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स का क्या है, वो सब राजेश आपको बताएंगे। फीडबैक फॉर्म फिल करो तो सारा सेल्स मटेरियल एक साथ आपके पास आ जाएगा। सर ठीक है। डेट कौन सा है नेक्स्ट बैच का? 27। 27 जून। हाँ हाँ। अरे वाह। 27 को हम एक फर्स्ट वाला डेमो कर रहे हैं जैसे लास्ट टाइम किया था, या रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर स्टार्ट हो। है? ओके, ठीक, थैंक यू एवरीबॉडी। सी थैंक यू। यू। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। 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 थैंक हाँ, यू, मुझे थैंक यू कृष्णा। टेस्टिमोनियल भी चाहिए। ओके। कपिल, हेमंत, दीपक, क्या सर? यस। टेस्टिमोनियल चाहिए आप लोगों को। हाँ हाँ। चलेगा, ओके। हाँ। हैप्पी थॉट्स, धन्यवाद।